हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर्स अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया जो चैप्टर है वो हम लेंगे इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। तो आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। इसी को हम लोग देख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर है हमारा इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। सबसे पहले बात होती है कि इकोसिस्टम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा पॉन्ड है, वहां पर फिशेस हैं, टॉर्टोइज है, छोटी छोटी सी और भी जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन, मतलब लाइक छोटे छोटे पेड़ पौधे हम बोल सकते हैं, वो हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो पॉन्ड इकोसिस्टम है। मान लो कोई लार्ज बड़ा सा फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट को हम बोलेंगे, या सी है तो उसको हम बोलेंगे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है या सी का इकोसिस्टम है। अगर हम एक पार्क में जाते हैं तो वो पार्क भी क्या है, वहां पे बर्ड्स भी होंगे, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, सॉइल में वहां पे घास फूस होंगी, पेड़ पौधे होंगे, तो वो सब क्या हो गया हमारा पार्क वाला वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री, उसको हम बोलेंगे पार्क इकोसिस्टम या गार्डन इकोसिस्टम। तो ज्यादातर जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये बताया है कि जो हमारा एंटायर बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर में क्या आएगा, अर्थ के साथ जो पूरी जितनी भी लेयर्स वगैरह होती हैं वो कंप्लीट, वो पूरा उसको हम बोलते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम। उसको क्या बोलते हैं हम? ग्लोबल इकोसिस्टम। ठीक है। अब इसमें देखो लोकल जो पूरी की पूरी अर्थ है वो आ जाती है। ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। तो ये क्वेश्चन जब हमारे पास आता है कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज, और उसमें अगर हमारे सामने ऑप्शन आता है बायोस्फीयर, तो हम लोग टिक करेंगे किसको? बायोस्फीयर को। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड इकोसिस्टम, जिसमें कि लैंड प्लांट्स, लैंड में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब आ जाएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आ जाएंगे। लेकिन जो एक्वेटिक वाला पार्ट है उसमें कौन आएगा? जैसे जो वाटर बॉडीज में जो रहते हैं वो एक्वेटिक में आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी, इको मीन्स हाउस एंड लॉजी मीन्स स्टडी। हम क्या टूरिज्म और उसके बायोटिक एनवायरमेंट, जो विंड है, वाटर है, जो भी सॉइल वगैरह है, उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे इकोलॉजी। उसकी स्टडी अगर हम करते तो इकोलॉजी। और ये सबसे ब्रॉड फील्ड है बायोलॉजी का। बायोटिक यानी कि लिविंग एनवायरनमेंट, और इसमें जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म वो आते हैं। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग या फिर जितना फिजिकल एनवायरनमेंट है, लाइक स्पेस, सनलाइट, सॉइल, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल वगैरह, वाटर वगैरह, वो सब आता है अपना एबायोटिक। तो दो तरह के फैक्टर होते हैं, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। नाउ अब हम बात करेंगे, बायोलॉजी जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट है। जैसे बायोलॉजी में अलग अलग ब्रांचेस हम लोगों ने बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाई है। बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो अपना बॉटनी वाला पार्ट है उसमें अपन पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी में हम लोग बात करेंगे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है। अब जो इकोलॉजिस्ट होते हैं उनको उन्होंने क्या किया है कि अलग अलग लेवल्स में या स्ट्रेटम जिसको हम बोलते हैं, उनको ऑर्गेनिज्म की लाइफ को डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे कि सबसे पहले सबसे छोटा कौन है? मान लो ये जो एटम है सबसे छोटा है। एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बनी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनी कम्युनिटी या इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बना लैंडस्केप, और पूरा लैंडस्केप से मिलके बन गया हमारा बायोस्फीयर। तो इस तरह से अलग अलग सबस्ट्रेटम है या अलग अलग स्ट्रेटम हम बोल सकते हैं, लेवल्स में इकोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया है पूरा हमारा जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ है उसको। नेक्स्ट बात करेंगे इकोलॉजिकल डेफिनेशंस। तो इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस है जो हमारे काम की हैं, वो हम देख लेते हैं। स्पीशीज मतलब सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन, होमोसेपियन। ठीक है। तो वो सारे जितने भी ह्यूमन है वो इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली, और वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज, यानी कि मान लो ये ह्यूमन है, बहुत सारे ह्यूमन एक स्पेस में इस एरिया में रह रहे हैं, तो वो क्या हो गई? ह्यूमन की पॉपुलेशन। कम्युनिटी का मतलब होता है डिफरेंट पॉपुलेशन एक एरिया में रह रहे हैं।
लो, ये हो गई ह्यूमन की पॉपुलेशन, ये हो गई मंकी की पॉपुलेशन, ये हो गई काऊ की पॉपुलेशन, और ये हो गई प्लांट्स या ट्रीज की पॉपुलेशन। तो ये सब एक ही एरिया में पास में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो इसको बोल दिया हमने कम्युनिटी। उसके बाद इकोसिस्टम क्या होता है, अलग अलग कम्युनिटीज मिलके बनाती हैं इकोसिस्टम। कम्युनिटी मतलब जैसे इसमें एबायोटिक एनवायरनमेंट आएगा, जैसे इसमें पॉन्ड भी आ रहा है, हवा भी चल रही है, इस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीजें बनाएंगे हमारा इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंडस्केप। तो जो लैंडस्केप है उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके जो इंटरेक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर में जो अर्थ कम्युनिटीज हैं, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, उनमें किस तरह से हम लोग इंटरेक्शन होता है वो देखेंगे। तो एटमॉस्फेयर में गैसेस एनवलप होता है जो कि पूरा का पूरा अर्थ को कवर करके रखता है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर जो वाटर वाला एरिया है हमारे, जो ओशियन, सीज, रिवर वगैरह है वो सब। लिथोस्फीयर मतलब सॉइल, रॉक और अर्थ क्रस्ट जो भी आता है वो लिथोस्फीयर में आता है। तो इस तरह से तीन तरह के स्फीयर होते हैं बायोस्फीयर के। तीन पार्ट्स में हमने बायोस्फीयर को डिवाइड है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर फंक्शन इकोसिस्टम का। तो हम लोग बात करेंगे कि वेरियस फंक्शन, वेरियस कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे एनवायरमेंट की। तो वो है अबायोटिक एंड बायोटिक। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज को हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उसको फिर हम लोगों ने अलग अलग स्ट्रेटा में, अलग अलग लेवल पे मतलब डिवाइड कर दिया, जिसको हमने बोला स्ट्रेटिफिकेशन। उसके बारे में भी आगे बताऊंगी आप लोगों को। फिर उसके बाद जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, वो किसके बेसिस पे होते हैं, फंक्शन के बेसिस पे, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्राइमरी, जैसे हम लोगों ने बोला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को भी हम लोगों ने कई पार्ट में डिवाइड किया है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है वो लाइट की अमाउंट जो कि एनर्जी को केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को सॉरी केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन जो हो रहा है उसको हमने बोला है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट एनर्जी को यूज करके प्लांट्स क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या स्टार्च बना रहे हैं। देन फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि autotroph। तो जैसे मैंने बताया आपको कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में फोटोट्रॉफ्स जो है वो, या ऑटोट्रॉफ भी हम उनको बोलते हैं, वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी जो है वो टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। इसका फॉर्मूला होता है रेस्पिरेशन माइनस एनर्जी यूज टू टू वर्क इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लेस देन एनर्जी यूज फॉर रेस्पिरेशन। ये हो गई, यानी कि देखो ग्रोस प्रोडक्टिविटी में तो क्या है, टोटल जितनी भी प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई, यानी जितना भी कन्वर्जन हुआ लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी, वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट का मतलब होता है टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो कि रेस्पिरेशन में यूज होती है उससे कम हो। तो इसके इसके जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आता है अपना, टोटल को हमने ग्रोथ बोला है, जी पी माइनस आर इज इक्वल्स टू एन पी पी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। इसको बोलते हैं हम कंपोजिशन। शन मतलब प्रोसेस है। रेटिटिव वर्ड्स वो होते हैं जो कि स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, उसको हम बोलेंगे रेटिटिव वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवर्म है। चार यूनिफिकेशन होते हैं जो कि डार्क कलर के, हाँ देखो होता क्या है कि अर्थवर्म क्या काम करता है कि एक ह्यूमस, आपने टर्म सुने हो, यानी वो क्या करता है कि ह्यूमस जो कि अमोर्फस सब्सटेंस है, डार्क कलर का उसका एक्सक्रेटा होता है। तो अर्थवर्म अगर सोयल में रहता है तो वो क्या करता है कि इस तरह से ह्यूमस को रिलीज करता है जो कि फर्टाइल बनाती है हमारी सॉइल को, पोरस बनाती है, ताकि ऑक्सीजन और फर्टिलाइजेशन को वो इजिली एब्सॉर्ब कर सके, न्यूट्रिएंट्स को इजिली एब्सॉर्ब कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। तो एनर्जी फ्लो में हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में। सबसे पहले एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में, किस लेवल से कहाँ जाता है वो देखेंगे।
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार्ट को बोलते हैं वो रेडिएशन से भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनिशिएट करने के काम में आती है। सनलाइट की वो रेडिएशंस जो फोटोसिंथेसिस एक्टिवेट करते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं इकोसिस्टम में उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, लाइक ग्रासेस। एंड प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं सारे के सारे इकोसिस्टम को। कंज्यूमर वो एनिमल या प्लांट होते हैं जो कि या इकोसिस्टम के हम बोल सकते हैं वो एनिमल्स जो कि किस पे डिपेंड रहते हैं, प्रोड्यूसर। फूड वेव एक ऐसा डायग्राम है जिसमें कि एक ना एक जो स्पीशीज है वो किसी ना किसी से अलग अलग तरह से कनेक्टेड या इंटरेक्टेड रहता है, ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फूड चेन में देखो क्या होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ग्रासेस प्रोड्यूसर है, इसको खाया ग्रास ऊपर ने, प्राइमरी कंज्यूमर इसको खाया ब्लू बर्ड ने, सेकेंडरी कंज्यूमर इसको खाया स्नेक ने, टर्शियरी कंज्यूमर स्नेक को खाया ओवल ने, एपेक्स प्रेडेटर। ठीक है, अभी ये इसकी डेथ हो गई ओवल की तो ये डिकम्पोज, इसको डिकम्पोजर्स खाएंगे। अब ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये फर्दर क्या करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में भेज देंगे और सॉइल को के थ्रू वो न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ में वापस चला गया, मिनरल्स के थ्रू प्लांट्स में। तो ये पूरी साइकिल चलती है, इसको बोलते हैं हम फूड चेन। ठीक है, फूड वेव ऐसी होगी, इसमें दिया नहीं है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। फूड वेव का मतलब है कि ग्रास ऊपर ने भी ग्रास को खाया और गोट ने भी खाया। ठीक है, अब इस गोट को जो है या तो ह्यूमन खा जाएगा या तो इसको लॉयन खा जाएगा। अब ये जो ह्यूमन है इसको भी लॉयन खा सकता है, और लॉयन जो है उसको फिर वो मरने के बाद कहाँ जाएगा, वो जाएगा सॉइल में, डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करेंगे और अगेन वो कहाँ पहुंच गया, न्यूट्रिशन प्रोड्यूसर्स में। तो ये वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसमें और भी वेव्स बनती है, गोट को खाया टाइगर ने, ऐसे इस तरह से पूरे वो बन जाता है वेब लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको हम बोलेंगे फूड वेव। अब बात करेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल की। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, वो ऐसा सब्सटेंस है, एलिमेंट या कंपाउंड है जो कि हमारी ग्रोथ को, हेल्थ को के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसको प्रमोट करता है। प्लांट और एनिमल जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं या तो गैस या फिर सॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये लार्ज क्वांटिटी में हमें नीडेड होते हैं, जिसके इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। जो कम अमाउंट में यूज में आती है जैसे मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो देखो न्यूट्रिएंट साइकिल जो है, डेड लीव्स और जो प्लांट के एनिमल मैटर है वो सब गए सोइल में, और सोइल के बाद इसका डिकम्पोजिशन हुआ, फिर ये मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो गए सोइल के अंदर, प्लांट की ग्रोथ में इसने काम किया। वाटर एंड एयर जो है वो सोइल में आ रहे हैं, इधर से सोइल को मिल रहे हैं। अब ये रॉक्स और ये सब चीजें अंदर टूट टूट के आप बोल सकते हैं कि बड़े यहाँ तक पहुंची होती है। अब मान लो कि कोई भी फॉसेल्स वगैरह यहाँ मिलती है तो उसका जितना न्यूट्रिशन उसको लेना है वो सोइल लेके, और जो बचा हुआ है वो हम लोगों को अलग अलग, जैसे सेडिमेंटेशन रॉक जो होती है उसमें ज्यादा मिलती। इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड एक ऐसे पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, ये होता है स्ट्रेट वाला पिरामिड, ये होता है इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, तो ये भी हम बात करेंगे किसमें कैसा बनता है। और ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर का जो अरेंजमेंट होता है उसके बेसिस पे हम लोग इस तरह के पिरामिड्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब ये जो पिरामिड है तीन तरह के होते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर। बायो हमेशा इन्वर्टेड होता है पिरामिड। ठीक है, क्योंकि उसमें बायोमास क्या होता है, बायोमास का मतलब है जो हमारा जो लिविंग मास है, ठीक है, वो है हमारा बायोमास। अब बायोमास में दो तरह के होते हैं, एक तो वेट वेट होता है और दूसरा होता है ड्राई वेट। ठीक है, तो उसके कंसिडरेशन में हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फाइटोप्लैंक्टन्स है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है उनको उनकी संख्या कम होगी लेकिन जू प्लैंक्टन्स की ज्यादा होगी। ठीक है, फिर जू प्लैंक्टन से ज्यादा फिर अपन लोग बात करेंगे, अगर ट्रीज की बात की है अपन ने, तो ट्री भी कैसा है, ट्री को अपन पहले रखेंगे, एक ही ट्री है नंबर में, उसको खाने वाले कितने सारे इंसेक्ट्स हैं, उसको इंसेक्ट्स को खाने वाले कितनी सारी बर्ड्स हैं। तो इस तरह से अपन नंबर का जो पिरामिड अपन बताते हैं, बायोमास का सॉरी पिरामिड जो बताते हैं वो होता है हमेशा इन्वर्टेड। अब अगर बात करेंगे एनर्जी का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड कुछ भी हो जाए हमेशा अपराइट ही होगा, ऑलवेज। ठीक है, तो
जिस तरह से अभी अपन और डिटेल में देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स की लिमिटेशंस क्या है। तो ये सेम स्पीशीज से हम लोग काउंट नहीं कर सकते, हमें मोर ट्रॉपिक लेवल की इसमें जरूरत पड़ती है। प्रोटीन की इसमें जरूरत पड़ती है निकालने के लिए, सेप्रोफाइट फूड वेव की भी जरूरत पड़ेगी। और सेप्रोफाइट जो है वो हमें देखना पड़ेंगे कौन कौन से हैं। ये सारी चीजें जो कि वाइटल रोल प्ले करती हैं इकोसिस्टम में, वो सारी चीजें आपको काउंट करनी पड़ेगी। पिरामिड ऑफ नंबर अगर हम देखें तो पिरामिड ऑफ नंबर हमें कैसा दिख रहा है? अपराइट। क्यों? क्योंकि देखो प्रोड्यूसर्स की संख्या ज्यादा है, ये लैंड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है? अगर पॉन्ड इकोसिस्टम की तो ये इन्वर्टेड हो जाए, लेकिन लैंड में ये, क्योंकि देखो प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा है, देन कंज्यूमर का उनसे कम है, सेकेंडरी का और टर्शरी लॉयन वगैरह वो तो एक के बहुत कम रहते हैं हमारी संख्या। ठीक है, तो अपराइट रहेगा। और ग्रासलैंड का भी यही रहेगा। पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या रहेगा? इन्वर्टेड। क्योंकि देखो उनके जो प्लांट्स है एक्वेटिक प्लांट्स, उनकी संख्या कम होती है, जू प्लैंक्टन्स ज्यादा होते हैं। देन ये तो फाइटोप्लैंक्टन से, ये जूप्लैंक्टन से, ये स्मॉल फिशेस, ये हो गई लार्ज फिशेस। तो इस तरह से इन्वर्टेड शेप में अपने को मिलेगा पिरामिड ऑफ नंबर इन इन ओशियन इकोसिस्टम बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का पिरामिड कैसा है, इसमें हमको कैसा दिख रहा है? ग्रासलैंड और पॉन्ड इकोसिस्टम का हमने देखा है, तो उसमें हमको कैसा मिलेगा? प्रोड्यूसर्स ज्यादा है 1000 किलोग्राम, इनका जो बायोमास है वो 100 किलोग्राम, इसका 10 है, इसका ओनली 1। तो ये इस कंडीशन में कैसा मिलेगा हमें? अपराइट पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इन एनर्जी का जो पिरामिड है वो कैसा होगा? ये भी अपराइट होगा। और ये किस तरह से निकालेंगे अपन? जो बेस है उसमें हमने लिया प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स ज्यादा एनर्जी रहेगी प्रोड्यूसर्स में, क्योंकि वो डायरेक्ट कन्वर्जन कर रहे हैं। फिर इनकी 10% ही दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएगी, या मान सकते हैं हाँ 10% गई। ठीक है, फिर उसकी 10% जाएगी तो कितना हो गया? 1%। उसकी भी 10% हमने निकाला तो कितना हो गया? 0.1%। तो इस तरह से जो है अलग अलग एक एक बिंदी जो है इसमें हटती जाएगी। 100 से एक बिंदी हटाई 10 हो गया, 10 से एक बिंदी हटाई 1 हो गया, 1 से एक बिंदी हटाई तो आ गया 0 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से इसका एनर्जिकल पिरामिड भी सेम आता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है, हम टिक करेंगे 10%। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसा, मतलब इकोलॉजिकल या फिर एक बोल सकते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारा ऐसा है, ऐसा एनवायरमेंट है जो कि उसका क्लाइमेट वगैरह कंटिन्यूअसली चेंज करता है। ठीक है, जब तक कि फाइनल फाइनल कम्युनिटी ना आ जाए। जैसे सबसे पहले हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था, बहुत गर्म था, हॉट क्लाइमेट था बहुत ज्यादा, फिर वो ठंडा हुआ, सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद करते 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 वो सारे एरा आए, फिर माइक्रोब्स आए, फिर माइक्रोब्स के बाद फिर बर्ड थोड़े फिश एंड सॉरी प्लांट्स आए, प्लांट्स के बाद एनिमल्स आए, फिर एनिमल्स के बाद लास्ट में जाके क्या हुआ? ह्यूमन का इवोल्यूशन। तो इसमें क्या देखा हमने कि जब तक क्लाइमेक्स नहीं आया, यानी कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आई एनवायरमेंट में, तब तक कंटिन्यूअसली एनवायरमेंट चेंज होता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है एनवायरमेंट की, और वो ग्रेजुअल और बहुत धीरे धीरे चेंज होती है। ठीक है, इसी को बहुत सक्सेस कर रही है हमारी इकोलॉजी। सीरी क्या होता है? सीरी सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज होता है, जो कि एनवायरमेंट जब सक्सेसिवली चेंज होता रहता है तो क्या क्या कौन कौन सी सीक्वेंस में कम्युनिटीज आती है। जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोब्स आए, फिर प्लांट्स आए, एनिमल्स आए, तो ये कम्युनिटीज आकर एक सीरियल स्टेज बना लेती है, या सीरियल कम्युनिटी हम उनको बोल सकते हैं। सक्सेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? एकदम बेयर रॉक से, यानी बंजर भूमि या लावा कूल हो गया, तो वो कहाँ से? एकदम इनिशियली से हमने स्टार्ट किया है, प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे, फिर सेकेंडरी सक्सेशन हुआ, फिर इस तरह से करते करते टर्शरी, क्वार्टरनरी, देन फाइनल सक्सेशन को हम बोल देते हैं क्लाइमेक्स। ठीक है, तो जो लास्ट में कम्युनिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इकोलॉजिकल सक्सेशन में देखो अगर हम लोग बात करें तो ये है एनुअल प्लांट्स, देन फिर आते हैं अपने पेरिनल प्लांट्स एंड ग्रासेस, शर्ब्स आती हैं, सॉफ्टवुड ट्रीज आते हैं, देन हार्डवुड ट्रीज। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन हुआ है प्लांट्स में।
ठीक है, इसको हमने बोल दिया इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पायनियर स्पीशीज क्या होती है। तो ड्राई एरियाज हैं, वो ड्राई एरिया मेसिक एरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी फेवरेबल कंडीशंस में नॉर्मल क्लाइमेट जहां पर है वहां पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको हमने बोल दिया पायनियर स्पीशीज। ठीक है, पायनियर स्पीशीज वो होती है जो कि बेयर एरिया में पूरा अपना वर्चस्व, अपना डोमिनेंस क्रिएट कर लेती। नेक्स्ट जो पहले आती है, फिर वो अपनी फाउंडेशन डालती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पायनियर स्पीशीज, पहले जो आई। देन इकोसिस्टम सर्विस क्या होती है। इकोसिस्टम जो है हमें बहुत तरह से बेनिफिट्स देता है, और नेचर ने, एनवायरनमेंट ने हमें एक हेल्दी इकोसिस्टम दिया है, हमको उसको क्लीन रखना चाहिए। जैसे एग्रो इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम अगर हेल्दी तरीके से एक दूसरे से रिलेशनशिप में रहते हैं, लाइक हम अगर इन्हें क्लीन रखते हैं, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स है, एयर क्लीन है, एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन है, मतलब लाइक ह्यूमन की मेंटल हेल्थ और फिजिकल बीइंग जो होता है वो इसी सब चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम का बेनिफिट्स है, हमें जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना चाहिए कि उसको क्लीन रखना चाहिए। एंड क्या हुआ, क्लीन सब चीजें होंगी तो हमें ड्रिंकिंग वाटर भी क्लीन मिले। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। राइटर जो है उन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म यूज की थी 1868 में, एंड आर मिश्रा ने इंडिया में यूज की थी। टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म यूज की थी सबसे पहले 1925। ठीक है, उसके बाद जो नेचर के दो मेजर फूड चेन है वो क्या है, ग्रेजिंग एंड डिट्रिटस। ग्रेजिंग में क्या होता है, हर्बीवोरस, मतलब पहले प्रोड्यूसर से स्टार्ट करेगा, फिर हर्बीवोरस आएंगे, और लास्ट कौन सा आ जाएगा, कार्निवोरस। वैसे डेट्रिटिवोरस में, डेट्रिटस फूड चेन में क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जो डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं, यानी पहला प्रोड्यूसर, यानी उनका खाना क्या है, डिकम्पोजर्स का, डेट्रिटस। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो। तो ये इकोसिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगी, डेट्रिटस। फिर हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स और देखते हैं पॉल्यूशन क्या है। पॉल्यूशन जो है, ये जो टर्म है ये ऑडम ने डिफाइन की थी, और पंडित ने जो है इसको, इसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करके जो डेफिनेशन दी है वो बताइए। इसने बताया है कि एयर, वाटर, सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों को, ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करती है। पॉल्यूटेंट दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन में गैसेस में अगर पोल्यूशन हो जाता है, कोई केमिकल पार्टिकुलेट एलर्जन आ जाते हैं तो वो गैसेस पॉल्यूटेंट हो जाती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकेंडरी एयर जो होता है वो क्या करते हैं कि ओजोन को भी रिएक्ट करके ओजोन पर ऑक्सी एसिटाइलिक एसिटाइल नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि जो पॉल्यूशन है वो बढ़ सकता है, और ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाता है इसकी वजह से। ये होता किसके कारण है, ओजोन लेयर डिप्लीशन ये होता है फॉसिल फ्यूल के कंबस्शन से, यानी कि जो हम पेट्रोल वगैरह जलाते हैं तो उसके धुएं से ये पॉल्यूशन होता है। डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन जो है, हम और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में जो ब्रेक डाउन करते हैं उसको बोलते हैं, प्रोसेस को डिकम्पोजिशन। पहला है फ्रेगमेंटेशन, यानी डेट्रिटस को हमने स्मॉल पार्टिकल्स में, जो भी था डेट्रिटस, मान लो किसी का एक्सक्रेटा था, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड, मतलब फ्रेगमेंट्स करने से, प्रोसेस का नाम दिया फ्रेगमेंटेशन। लीचिंग मतलब वाटर जो है वो कई बार क्या होता है, जैसे फ्लड वगैरह आ गई तो सोल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऐसे बहा के ले जाता है, ठीक है, सॉइल सॉइल से, तो उसको अपन बोलते हैं लीचिंग। उसके बाद होता है कैटाबोलिज्म, का मतलब है कि सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स जो हमारे थे ऑर्गेनिक सब्सटेंस उनको हमने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग बैक्टीरियल या फिर फंगल एंजाइम। तो ये हो गया हमारा कैटाबोलिज्म। कैटा का मतलब ये ब्रेक डाउन करना है, डिग्रेडेशन का मतलब भी ब्रेक डाउन करना होता है। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब डार्क डार्क कलर सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जो कि किसका एक्सक्रेटा होता है, अर्थवॉर्म का एक्सक्रेटा होता है, और यही क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन। मिनरलाइजेशन यानी कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का रिलीज करना हुआ सॉइल में, तो वो मिनरल की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। अब हम बात करेंगे कार्बन साइकिल।
तो कार्बन साइकिल कैसे होती है देखते हैं। कार्बन साइकिल सबसे पहले एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर जो है, इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज किया प्लांट्स ने और फोटोसिंथेसिस किया। ठीक है, उसके बाद यही सनलाइट जो है वो प्लांट्स अंदर एक्वेटिक प्लांट्स में भी जाएगी। देन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी यूज हुई, सेडिमेंटेशंस बने। सेडिमेंटेशन मतलब जब इनकी डेथ हुई तो सेडिमेंट्स की फॉर्म में ये नीचे आके जमा हो गए और ये इस तरह से फिर बह के जो है किनारे पर आ गए। और वो जो कार्बन पार्टिकल्स थे किसके, जो कि डेड थे, ये फिशेस वगैरह जिनकी डेथ हुई, उनके सारे के सारे कार्बन यहाँ पर डिपॉजिट हो गए और ये वापस फिर से हमने कार्बन साइकिल जो है वो कार्बन फिर डिकम्पोजर्स ने उसको और ब्रेक डाउन किया और कार्बन गैस की फॉर्म में इसने ऊपर पहुंचा दिया एटमोसफियर में। तो कार्बन वापस आ गया, ऑक्साइड के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ धुएं से भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कार्बन साइकिल। तो अब ये हमने देखी थी अपनी कार्बन साइकिल। अब आगे की बात करते हैं। ये तो वही कार्बन, सेम कार्बन है, कार्बन एटम वो करता है रिपीट होकर वापस अगेन एटमॉस्फेयर में ही चला जाता है, उसको बोलते हैं कार्बन साइकिल। प्लांट और कार्बन साइकिल का क्या रिलेशन है? तो प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की form में एटमॉस्फेयर से बायोस्फीयर से लेते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ये जो कार्बन है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में। एंड देन फर्दर ये कहाँ एंटर कर जाता है? फूड चेन में, क्योंकि उसको जो है हर्बीवोर्स एनिमल्स खाएंगे। ठीक है, तो वो कार्बन फिर बाद में एनिमल्स के पास आ गया। अब वो एनिमल्स और कार्बन साइकिल का रिलेशन हम देखेंगे। तो जब ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को खाएंगे तो वो कार्बन जो है वो उनकी बॉडी में अलग अलग फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, शुगर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जमा हो जाएगा, जो कि एनर्जी देगा, रेस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, डिकम्पोजिशन करेगा उनका। डिकम्पोजिशन जब उनका हुआ आफ्टर डेथ तो वो एटमोसफेयर में या सोइल में वापस पहुंच गया। अब जो सॉइल है उसके थ्रू क्या हुआ, ह्यूमन ने जब, हाँ, जब सॉइल में गया तो सॉइल के थ्रू न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिएंट मिनरल्स के थ्रू उसने ले लिया प्लांट ने। उसके बाद रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में चला गया। प्लांट और एनिमल लाइफ साइकिल क्या होती है, वो प्लांट और एनिमल डाई होते हैं तो उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है, कार्बन एटम जो है एटमोसफेयर में वापस पहुंच जाता है। ठीक है, अब कैसे कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे मान लो डायनासोर से पहले बहुत बड़े बड़े प्लांट्स और स्वैम्प्स होते थे। तो इस तरह से जो डेड प्लांट्स है वो एक लेयर इनकी बन गई, डर्ट की लेयर बन गई, उसके ऊपर पानी की लेयर है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जब ये दबी हुई है तो इसमें रिएक्शंस होगी, बरीड रहेगी वाटर में दबी हुई, उसमें कुछ हीट प्रेशर अप्लाई होगा और डेड प्लांट जो है वो कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा मेनी मेनी ईयर्स एगो, ईयर्स का टाइम लगता है। कार्बन इन आवर ओशंस, ओशंस में कार्बन क्या करते हैं? तो ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो कार्बन को वाटर से यूज करेंगे। जब एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे, अगर वो मर गए तो वो बॉटम ऑफ ओशियंस पे डिपॉजिट हो जाएंगे एंड देन ओशियन से ही कार्बन वापस अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाएगा और फिर वो रिटर्न हो जाएगा एटमोसफियर में। कई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी होती है जो कि कार्बन एटमोसफियर में से, और एटमोसफियर रॉक्स वगैरह में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल जब हमने बर्न किया तो अलग ही वो अलग फॉर्म में कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में ट्रांस चला जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। कार्बन साइकिल देख ही लिया हमने। ठीक है, ह्यूमन का इम्पैक्ट देखेंगे। फॉसिल फ्यूल जो है वो कार्बन को रिलीज करते हैं जो कि धीरे धीरे स्टोर होता जाता है
और इस तरह से बर्निंग होते हुए तो जो कार्बन जो एटमॉस्फेयर में जमा होता है, ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता है, वो फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है इसकी वजह से। डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं, तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ही जमा रहती है, वहां से निकल नहीं पाती। ठीक है, अब बात करेंगे फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फोरस एक केमिकल एलिमेंट है जो कि अर्थ में अलग अलग कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कैसे प्रेजेंट रहेगा? सॉइल में, वाटर में, सेडिमेंट्स में। जनरली ये स्मॉल होता है और प्लांट की ग्रोथ को लिमिट करेगा। ठीक है, और ये फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में भी यूज में आता है। एनिमल्स तक कैसे पहुंचा? जब उन्होंने प्लांट्स को खाया, कि तो वो किस में चला गया? फॉस्फोरस एनिमल्स। फॉस्फोरस का रोल क्या है? ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है प्लांट और एनिमल में। इससे एटीपी बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, डीएनए बन रहा है, लिपिड्स बन रहा है। अगर इनसफिशिएंट फॉस्फोरस रहेगा तो फिर वो क्रॉप की यील्ड को भी इफेक्ट करेगा। स्टेप्स देखते हैं। फॉस्फोरस जो है वो रॉक्स में, वाटर में, सॉइल में, सेडिमेंट्स में, ऑर्गेनिज्म में आ गया। अब कभी ना कभी जैसे रेन्स वगैरह हुई या रॉक्स टूटे, ब्रेक डाउन हुए, तो वही फॉस्फोरस आयन या मिनरल्स की फॉर्म में सॉइल में आ गया और वाटर में आ गया। देन प्लांट्स ने उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में ले लिया सॉइल से। प्लांट को खाया एनिमल ने, एनिमल के पास आ गया। अब प्लांट और एनिमल जो है वो उसको डीएनए के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। जब ये प्लांट और एनिमल डाई होंगे, सड़ जाएंगे, तब क्या होगा? ये फॉस्फेट अगेन सोइल में चला जाएगा और ये सोइल में ही जाके जो सॉरी ऑर्गेनिक फॉर्म में फॉस्फेट प्रेजेंट रहे। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन होगा तो वो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हमने बोला है मिनरलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद फिर फॉस्फोरस सोइल से वाटर में आ गया, ओशन में आ गया, और इस तरह से इसकी साइकिल चलती रहती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर में क्या इंपॉर्टेंस है? सोइल से वाटर में गया, प्लांट में, एनिमल टिश्यू में गया। एसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ की इंपॉर्टेंस को बताता है, क्योंकि एटीपी चाहिए लाइफ के लिए जरूरी, डीएनए चाहिए लाइफ के लिए जरूरी, दोनों में ही फॉस्फोरस प्रेजेंट है। फॉस्फोरस पूरी बॉडी में ह्यूमन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसमें रोल प्ले करता है। और एल्गल ब्लूम ये करेगा, यानी कि एल्गी की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। और ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं उसमें फॉस्फोरस जो है वो बैलेंस बना के रखता है। अगर डिफोरेस्टेशन करते हैं हम या ज्यादा फर्टिलाइजेशन डाल देते हैं क्रॉप में, तो फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर वो लैंड में, स्ट्रीम में और ओशन में ज्यादा जमा होता है, जिसकी वजह से एल्गी जो है वो ज्यादा, उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जो कि एक्वेटिक लाइफ फॉर्म को ग्रो नहीं होने देती है, उनके लिए खतरा हो जाता है। ह्यूमन का क्या इफेक्ट होता है? जैसे फॉस्फोरस की हम माइनिंग करते हैं तो ओर्स की फॉर्म में वो मिलता है। फर्टिलाइजर का ये इफेक्ट है कि फॉस्फोरस जितना हमने यूज किया, तो माइनिंग की वजह से प्रीमेच्योर रिलीज हो जाता है फॉस्फेट का साइकिल में, और इस वजह से क्या होता है कि एल्गी ज्यादा अबंडेंस में ग्रो हो जाती है। नॉर्मल लेवल फॉस्फोरस का वाटर की सरफेस में 0.01 से लेके 0.03 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी फॉस्फोरस साइकिल। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया जिसका नाम था इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। 2 मिनट का ब्रेक देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलो न्यू चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरमेंट, मेजर बायोटिक फैक्टर, अडेप्टेशन, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन का इंटरेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। तो इसमें क्या है देखो,
अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग वर्ल्ड की स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी नेचुरल वर्ल्ड में नजर आएगी। अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज नजर आएंगी, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, देन पूरा बायोम। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इकोलॉजी के में हम पढ़े स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट के और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। सबसे पहले राइटर ने टर्म दी थी। और इकोलॉजिकल ग्रुपिज्म की अगर हम बात करें तो अलग अलग लेवल पे हम लोग इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म एक स्मॉल है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी एंड बायोम। एक क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो हम लोग टिक कर देते स्पीशीज, लेकिन वो रॉन्ग है। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पॉपुलेशन। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार है। देन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोग देखते हैं, तो वहीं से हमारा पूरा स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन, अलग अलग स्पीशीज की जो है वो मिलके बनाती है कम्युनिटी। जैसे कि, और फिर कम्युनिटी से क्या बनता है, कम्युनिटी से बन जाता है अपना बायोम। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे 6 मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स है, जैसे डेजर्ट। डेजर्ट एरिया में क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से कम जो है रेनफॉल होती है वहाँ। दिन बहुत गर्म होते हैं, बहुत ज्यादा सनशाइन होती है। और ग्रासलैंड जो है वहां पर क्या होती है, मोस्टली ग्रासेस वेजिटेशन देखने को मिलेगी। रेनफॉल जो है वो 4 से 16 सेंटीमीटर होती है एनुअल रेनफॉल। और ये टेम्परेट जोन में आता है। देन फिर अपन बात करेंगे रेन फॉरेस्ट की। रेन फॉरेस्ट में 100 से ज्यादा स्पीशीज होती है ट्री की। और 200 सेंटीमीटर रेन पर ईयर होती है। और टेम्परेचर भी इसमें अच्छा खासा रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है। डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है उसको हमने, वहां पे कोल्ड विंटर्स और वार्म समर्स होते हैं। 75 से 100 सेंटीमीटर रेन जो है वो फॉल होती है ईयरली, यानी बीच का मॉडरेट कौन सा है अपना, डेसिडियस फॉरेस्ट। ये इसका डायग्राम है। देन फिर आता है टैइगा। टैइगा में जो है वो कितनी रेनफॉल होती है, 40 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली होगी। और टेम्परेचर जो है बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। टुंड्रा जो होता है वो आर्कटिक क्लाइमेट होता है उसमें, यानी रेनफॉल होगी 50 and 60 सेंटीमीटर पर ईयर, और वहां पे कोई ट्रीज नहीं देखने को मिलते। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ बायोम्स। फिर ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं, इकोलॉजी में हमने क्या पढ़ा है कि एनिमल्स और प्लांट्स की फिजियोलॉजी में किस तरह से इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सन रोटेट होता है। सन रोटेट होने की वजह से, सॉरी, सन जो है सनशाइन देता है हमें। और अर्थ रोटेट होती है उसके चारों तरफ, तो अर्थ जो है वो अलग अलग जब पोजीशन में, सिचुएशन में पहुंचती है, तो हमारी समर और विंटर सीजन ठीक है। तो ये जो रीजनल जो लोकल वेरिएशन आता है वो इसी कारण आता है। हैबिटेट में भी चेंज होता है, और फिजिको केमिकल यानी कि जो अबायोटिक फैक्टर है उनमें भी चेंज होता है। प्लांट्स, पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर, ऑर्गेनिज्म में भी इस जो कि बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, उनका भी इफेक्ट अबायोटिक फैक्टर से पड़ता है। जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, इनका इफेक्ट हम पे पड़ता है। हैबिटेट और निश क्या होता है, हैबिटेट वो एरिया है जहाँ पे पर्टिकुलर स्पीशीज रहती है या उसका नेचुरल लिविंग प्लेस है, उसको हैबिटेट बोलते हैं। जैसे पॉन्ड है, रिवर है, ओशियन है, ये सब। और उसके बाद निश क्या होता है, निश एक ऐसा बोल सकते हैं कि हैबिटेट में एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे मुझे शेल्टर भी चाहिए, मुझे फूड भी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम माने कि ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में इतना जो निशे है, ब्लैक डॉग ने कवर कर रखा है इतना, व्हाइट डॉग ने कवर कर रखा है इतना, ब्राउन डॉग ने कवर कर रखा है। ये इनका निश है, यानी यहाँ पे इनको खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, यहीं पे ये अपना सर्वाइवल ढूंढते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट, निश जो होता है हैबिटेट की छोटी यूनिट होती है। वो कंफर्टेबल एरिया होता है जहाँ पे हम किसी और को एंटर नहीं होने देते, यानी किसी और की दखलंदाजी, हम अब ये यहाँ पर जाएगा तो ये इसको डांट के भगा देगा, इधर जाएगा तो इधर भगा देगा, तो ये अपने निश में ही इसको सर्वाइवल मिलेगा जहाँ ये कंफर्टेबल रह पाए। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो निश को अलग अलग तरीके से फिल कर देते हैं। जैसे इतना एरिया इसने कवर किया, इतना इसने, इतना इसने।
स्पेशल या हैबिटेट निश क्या होता है? वो फिजिकल स्पेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म ने स्पेस यानी स्पेशल, तो उसको बोलेंगे जिसने उसने कवर किया है। ट्रॉफिक लेवल के कंडीशन में जब एरिया कवर होता है उसको बोलते हैं फूड चेन। यानी इस एरिया में ये मान लो कुछ गॉड्स भी होंगी। ठीक है, तो वो गॉड्स वगैरह भी अगर रहती हैं तो वो ग्रासेस को खाएंगी, ग्रासेस को इंसेक्ट्स भी खाएंगे, ये बोल सकते हैं। गॉड को हटा दो, चलो ग्रास को इंसेक्ट्स खाएंगे। ये इंसेक्ट्स जो हैं, ये इसकी डॉग जो यहाँ पे रहता है उसकी चपाती पे भी, उसके खाने पर भी ये इंसेक्ट्स ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से फूड चेन या फूड वे क्रिएट हो जाती है। जो ट्रॉफिक लेवल क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक निशे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल या फिर हाइपर वॉल्यूम निशे, जिस जो कि अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने देखा था अभी। मल्टी डायमेंशनली ब्राउन वाला, व्हाइट वाला, ब्लैक वाला, तो इस पूरा कंप्लीट क्या बोलेंगे अपन? मल्टीपल निश या हाइपर वॉल्यूम निश। डिफरेंस क्या है हैबिटेट और निश के बीच में? हैबिटेट जो वो है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से कनेक्टेड रहता है। लेकिन ये निश जो होता है ये एक ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट जो होता है वो न्यूमरस निशे उसमें होते हैं, और निश जो है उसमें जो है कोई अदर कंपोनेंट नहीं आ सकता, वो सिंगल ही कंपोनेंट होता है। हैबिटेट में रेनफॉल, टेम्परेचर और अदर एबायोटिक फैक्टर आते हैं, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में किस तरह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो सब अपन स्टडी करते हैं। हैबिटेट जो है उसमें हम लोग न्यूमरस स्पीशीज को एक बार में पढ़ सकते हैं, और इसमें एक सिंगल स्पीशीज की स्टडी की जाती है। हैबिटेट जो है फिजिकल प्लेस होता है, और ये जो भी एक्टिविटी वो डॉग यहाँ पर परफॉर्म करेगा वो उसका निश है। यहाँ पे पॉटी करेगा, टॉयलेट करेगा, यूरिनेशन करेगा, यहाँ पे खाना खाएगा, यही घूमता रहेगा, वो उसका पर्टिकुलर परफॉर्मेंस हम ऑब्जर्व करते हैं। हैबिटेट में रिप्रोडक्शन भी करेगा यहाँ पर। उसके बाद हैबिटेट जो है वो स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होता, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, एक स्पीशीज की हम बात कर सकते हैं। फंडामेंटल और रियलाइज निश भी होते हैं अलग अलग स्पीशीज के। तो फंडामेंटल निश क्या होता है? जैसे मान लो कि एक ऐसा निश है जहां पर कोई कंपटीटर नहीं है। ठीक है, तो वो नेचर के हिसाब से वो सही नहीं होता है, क्योंकि वहां पर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की या स्पीशीज की ग्रोथ नहीं होती। रियलिस्टिक मतलब उनमें कंपटीशन होता है जो रियलिस्टिक है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुत्ता जो रहता था, यहाँ पर इसको रोटी डाली जाती थी, दूसरा वाला आ गया उससे लड़ने लगा तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया, तो उस चीज को हम बोलेंगे रियलाइज निश। अगर ये ताकतवर हुआ तो इसको भगा देगा और इसकी जगह पर ये कब्जा कर लेगा। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स वो देख लेते हैं। एबायोटिक फैक्टर वो होते हैं जो कि टेम्परेचर, लाइट की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी और सॉइल का टाइप बताते हैं। पहले टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है, और ये समर डेजर्ट एरिया में हम बात करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तक पहुंच जाता है ट्रॉपिकल डेजर्ट में। और हॉट स्प्रिंग्स की बात करें तो 80 से 100 डिग्री तक भी चला जाता है, हाइड्रोथर्मल वेंट के थ्रू। कभी कभी 400 डिग्री सेंटीग्रेड भी चला जाता है, 400 नहीं, ये डिग्री है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर जो है उनमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग एंजाइम्स वर्क करते हैं, सेल का फॉर्म वर्किंग होता है, पूरा मेटाबॉलिज्म, पूरी एक्टिविटी, पूरी फिजियोलॉजी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है भाई। अगर कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर तक टॉलरेट कर सकते हैं, वो होते हैं यूरीथर्मल। और ज्यादातर जो होते हैं वो लाइक यूरीथर्मल मतलब कुछ एक ऐसे होंगे जो कि हमने अगर मान लो 90 डिग्री भी दे दिया वो सर्वाइव कर दे, लेकिन ज्यादातर रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी 40 डिग्री से अब वो हम नहीं दे सकते, उनको बोलते हैं स्टीनोथर्मल। वाटर क्या होता है? वाटर जो है लाइफ और अर्थ के लिए टाइम से, ओरिजिन के टाइम से ही प्रेजेंट है, और ये डेजर्ट में बहुत कम होता है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। वाटर बॉडीज जैसे कि ओशियन, लेक्स एंड रिवर्स हैं। ठीक है, और इनकी खुद की भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको प्योरिफिकेशन करना, पॉल्यूशन नहीं करना। एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए केमिकल कंपोजिशन, पीएच वाटर का इंपॉर्टेंट रहता है, और जो डिजॉल्व सॉल्ट कंसेंट्रेशन होती है वो लेस देन 5 ppt होना चाहिए, जो कि होना चाहिए। ओके। फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स और 30 to 35 ppt होता है सी एंड ओशन का। तो सी और ओशन खारे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें सॉल्ट ज्यादा है।
सम कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि ज्यादा हाई सैलिनिटी पे ग्रो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं यूरी हेलाइन। और अगर नेरो पे ही, मतलब उन्हें कम सॉल्ट चाहिए, तो मतलब स्टीनो हेलाइन। तो ये हो गया हमारा वाटर। लाइट क्या है, लाइट देख लेते हैं। तो लाइट जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में ही होगा। हर्ब्स शब जो है, ग्रोविंग फ्लावर जो है, वो एक फ्लोर पे पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं एरिया। और अगर लो लाइट मिलता है, वो क्यों मिल सकता है, क्योंकि अगर मान लो कोई बड़ा पेड़ यहाँ पर ग्रो हो गया, तो नीचे की जो चीजें हैं उन तक लाइट कम आएगी, तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। एनिमल्स के लिए भी जरूरी है, क्योंकि सीजनल वेरिएशन करता है फोटो पीरियड का। और फोरेजिंग का टाइमिंग, रिप्रोडक्शन के लिए, माइग्रेटरी एक्टिविटी के लिए लाइट जरूरी है। लाइट की अवेलेबिलिटी अगर हम देखेंगे, तो वो लाइट की अवेलेबिलिटी के पे टेम्परेचर भी डिपेंड कर जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा लाइट इंटेंसिटी आ गई तो टेम्परेचर में भी वेरिएशन आए। सोइल का नेचर कैसा होता है, सोइल जो है वो क्लाइमेट और वेदरिंग प्रोसेस से टूट टूट के soil बनती है। सोइल का कंपोजिशन अगर हम बात करें, तो उसकी इम्पोर्टेंस कहाँ है, वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी वो करके रखती है। एंड पीएच, मिनरल, जो भी टोपोग्राफी होती है, वेजिटेशन जो होता है किसी एरिया का, वो सॉइल के टाइप पे ही डिपेंड करता है। और अल्टीमेटली प्लांट पे ही हम एनिमल्स डिपेंड रहते हैं। अब अगर किसी को सरवाइव करना है, एनवायरमेंट में रहना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी होती है रेगुलेशन। रेगुलेट करना यानी होमोस्टेसिस का प्रोसेस है, जो कि फिजियोलॉजिकल बिहेवियर को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। बर्ड्स और मैमल्स में होता है कंफर्म, जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, बॉडी फ्लोज चेंज होता है अगर उसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हो जाए। माइग्रेट का मतलब है कि स्ट्रेसफुल हैबिटेट से अच्छी वाली अनस्ट्रेसफुल कंडीशन में जाना, और दोबारा वापस वहीं पे आ जाना थोड़े टाइम के बाद। तो माइग्रेशन चलता रहता है, बर्ड्स में ज्यादा होता है। सस्पेंड मतलब वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं किसी भी प्लांट की, अगर मान लो वो एक्टिव है, दैट मीन्स वो प्लांट लिविंग है, मतलब वो ग्रो करता रहे। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि वो सीड डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी में जाने की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी रुक जाती है। उस फॉर्म को बोल दिया हमने सस्पेंड। सस्पेंड कर दिया, रोक दिया। किसी व्यक्ति को सस्पेंड कर देते हैं जॉब से, मतलब रोक देते हैं। देन उसमें हाइबरनेशन का प्रोसेस भी हो सकता है। हाइबरनेशन कर जाते हैं जो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, यानी कि अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनमें नहीं होगी, सस्पेंड। पोलर बियर, स्नेल्स, फिशेस। एस्टिवेशन भी होता है, जो कि समर की हीट को अवॉइड करने के लिए एनिमल्स छुप जाते हैं। अब बात करेंगे, जैसे कैम प्लांट होते हैं। कैम प्लांट जो है वो स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे में देखा जाता है, जो कि स्टोमेटा इनका डे टाइम में तो क्लोज रहेगा और नाइट टाइम में ओपन होता है। जैसे ओपनशिया है, क्योंकि अगर डे में ओपन हो गया तो उसमें ट्रांसपिरेशन बहुत हो जाएगा। कैम प्लांट डेजर्ट एरिया में जो मिलते हैं वो होते हैं। ठीक है। मैमल्स जो हैं वो कोल्डर क्लाइमेट से में अगर जो एनिमल्स मिलेंगे वो कैसे होते हैं, उनकी स्नाउट छोटी होती है, ईयर्स, टेल, स्लिम, सब छोटे ताकि उनकी जो वाटर है, ये एलन का रूल है। और बॉडी की हीट कम रिलीज होगी तो वो ज्यादा कैप्चर करके रखेगा और ठंड में हीट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। पोलर सीज, एक्वेटिक मैमल्स, पोलर बियर, एक्वेटिक मैमल्स, सील्स, इनमें क्या होता है, थिक फैट की लेयर होती है स्किन में, जो कि इंसुलेटिंग सब्सटेंस की तरह एक्ट करती है, और वो बॉडी की हीट को कम से कम लॉस होने देती है। तो ये क्वालिटीज। डेजर्ट में जो लिजर्ट वगैरह रहेंगी, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे अडेप्ट करती हैं, लाइक वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे। बिहेवियर कैसे चेंज करेंगी, छुप जाएंगी ज्यादा गर्मी पड़ रही तो, सिंपल है। उसके बाद
अगर उनको सन की या लाइट की हीट की जरूरत है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो सन में आ जाएंगी। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कंफर्ट जोन में जाना, या फिर शेड में मूव कर जाना। उसके बाद स्पीशीज जो कुछ क्या करती हैं, जैसे मान लो रैबिट वगैरह है, वो बरो खोद देते हैं। बरो मतलब एक छोटी सी गुफा जैसा होता है वो, वहां पर सॉइल के नीचे उनको ठंडक मिलती है हीट से बचने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या है, नेचर में जो सिंगल इंडिविजुअल की स्पीशीज की पूरा ग्रुप है उसको पॉपुलेशन कहते हैं। ये साथ में रहते हैं और एक ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, सिमिलर रिसोर्सेज यूज करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, और एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उसके हिसाब से एडजस्ट करेगी पूरी पॉपुलेशन। साथ में इवॉल्व होते हैं। और टॉप पॉपुलेशन जो है वो उसकी डायनेमिक्स पे या फिर जेनेटिक और इवोल्यूशन पे डिपेंड करती है। उसका हाई कंटेंट, अच्छा कंटेंट होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी के हिसाब से। बेसिक जो इनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है साइज एंड डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी पे डिपेंड करती है। और वो डिपेंड करता है नेटिलिटी कितना बर्थ हुआ, मोर्टेलिटी कितनी डेथ हुई, इमिग्रेशन कितने बाहर गए, एमिग्रेशन अंदर आए, एमिग्रेशन कितने बाहर गए, एज के पिरामिड्स पे, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन ग्रोथ पे, और बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, इन चीजों पे ये डिपेंड करती है। अब बात करेंगे नेटिलिटी की। नेटिलिटी जो है क्रूड बर्थ रेट या स्पेसिफिक बर्थ रेट क्या है। क्रूड बर्थ रेट हम पूरी टोटल जो पॉपुलेशन का साइज से एक ईयर में कितने लोग पैदा हुए वो, स्पेसिफिक मतलब एक एज ग्रुप पे स्पेसिफिक कितनी एज ग्रुप की पॉपुलेशन है वो। एब्सोल्यूट जो है आइडियल कंडीशन होती है वो होती ही नहीं है, जब कोई कंपटीशन नहीं है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, गुड वाटर है, जो कि एक्सेप्शन है, कुछ ना कुछ कंपटीशन मिलेगा। तो वो हो गया रियलाइज्ड, यानी कि जिसमें कंपटीशन भी होगा, रिसोर्स की कमी भी आ सकती है। मोर्टेलिटी डेथ रेट को बोलते हैं, और उसको भी हम रेट को काउंट करते हैं पर ईयर में कितनी डेथ हुई। एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी यानी कि कोई कंपटीशन नहीं था, सब कुछ बराबर मिल रहा था, फिर भी डेथ हो गई। या फिर रियलाइज्ड जिसमें कि एनवायरमेंटल प्रेशर था, स्ट्रगल था, कंपटीशन था। अब वो मोर्टेलिटी के रेट के हिसाब से हम सेक्स रेशो भी डिफाइन कर सकते हैं। बर्थ हुई तो कितने मेल फीमेल थे, डेथ हुई तो कितने मेल फीमेल थे, इमिग्रेशन में मेल फीमेल, एमिग्रेशन में मेल फीमेल, ये सब हम पता कर लेंगे। और हमेशा रेशो जो है जनरली हम सपोज करते हैं कि 1:1 ही आना चाहिए अगर हमें स्टेबल इवोल्यूशन और इकोसिस्टम चाहिए। डिफरेंट एज के अलग अलग पॉपुलेशन होती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये देख लो, केन्या या नाइजीरिया में हम पॉपुलेशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा 14 ईयर तक के बच्चों की मिलेगी। जैसे जैसे एज बढ़ रही है पॉपुलेशन कम होती जा रही है। यूनाइटेड स्टेट में ऐसे ऐसे शेप का आ जाता है, यहाँ पर थोड़ी सिमिलरिटीज रहती है। और डेनमार्क और इटली में जीरो ग्रोथ, कोई ग्रोथ ही नहीं है, इक्वल चल रहा है सब कुछ। जर्मनी और हंगरी में नेगेटिव ग्रोथ है, बर्थ नेटल रेट कम है और मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। तो इस तरह से हम दिखाते हैं एज का पिरामिड। ग्रोथ मॉडल देखेंगे तो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है और एक दूसरी लॉजिस्टिक। इसमें अबायोटिक बायोटिक फैक्टर वो सारी कंडीशन हम देखते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिक में फूड स्पेस कितना मिल रहा है, कितनी ग्रो हो रही है। एक्सपोनेंशियल या इसको ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन कहते हैं। और एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का मतलब है सब कुछ अनलिमिटेड मिल रहा है, थोड़े टाइम में क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। डार्विन ने जैसे बताया कि स्लो ग्रोइंग एनिमल होते हैं जैसे कि एलिफेंट, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा उनको फूड भी चाहिए और स्पेस भी चाहिए अनलिमिटेड, वो नहीं मिले तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से इनकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है रिसोर्सेज के लिए, और इनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन जितनी होनी चाहिए उससे कम हो जाती है। तो इसलिए हम इसको, अब उसके बाद आता है अपना लॉजिस्टिक। इसमें कंपटीशन रहेगा
इंडिविजुअल में सोर्सेज लिमिटेड रहेंगे, जो वीकर वन है वो डेथ डेथ हो जाएगी उसकी, फिटेस्ट ही आगे बढ़ाएगा। तो जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव प्रोड्यूस करेगा, उसको हमने बोला कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है। और कोई अगर ग्रोइंग पॉपुलेशन है, वो हैबिटेट में रहती है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में वो शुरू में क्या करेगी, लेग फेज शो करेगी, यानी धीरे धीरे ग्रो करेगी। यहाँ फास्ट ग्रोथ हो रहा था, यहाँ धीरे होगी। एंड उसके बाद फिर एन टी नंबर ऑफ टाइम पीरियड में वो सिग्मोइड फॉर्म में चली जाएगी, यानी एक टाइम आने के बाद वो स्टेबल हो जाएगी। इसको हमने बोला है वर्हर्स बर्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है। तो इस तरह से जो है जल्दी ही वो लिमिटेड कंडीशन में आ जाती है और स्टेबल हो जाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन जो ग्रोथ का है उसमें कैसे देखेंगे अपन, कि कोई भी पॉपुलेशन का साइज कितना है। ठीक है। ओवर टाइम पीरियड फूड भी मिल रहा है, प्रेडेशन प्रेशर सब कुछ है, एडवर्स वेदर है, तब वो पॉपुलेशन कितना सरवाइव कर पाती है, कितना डिक्लाइन हो जाती है, उस हिसाब पे से कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, ये सब हम डिटरमाइन करते हैं। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के नेटिलिटी, न्यू बर्थ, इमिग्रेशन, कितने लोग आ रहे हैं तो इंक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन। और डिक्रीज करना है तो डेथ रेट अगर बढ़ गई और किस लोगों को बाहर भेज दिया उस जगह से, तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। फॉर्मूला आपके सामने आएगा एक, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का। एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी प्लस बिग ब्रैकेट बी प्लस आई माइनस टी प्लस। आई मतलब इमिग्रेशन, ई मतलब एमिग्रेशन। तो जितना बर्थ हुआ आए लोग, उसमें से हम माइनस कर देंगे डेथ और जाने वाले। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का ग्राफ है और ये है लॉजिस्टिक। पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखेंगे, कोई नेचुरल हैबिटेट नहीं है। स्पीशीज एनिमल या प्लांट की स्पीशीज जो भी है वो इंटरेक्ट कैसे करेगी, दोनों एक दूसरे से पे डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है। अकेला कोई भी नहीं रह पाएगा, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है और एनिमल पे प्लांट भी डिपेंडेंट रहते हैं। इसी को अपन बोलते हैं इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक सेम पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन है, एक दूसरे की हेल्प करना। इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीशीज कैसे हेल्प करते हैं वो है। तो ये हो गया अपना पॉपुलेशन में इंटरेक्शन। टाइप्स की बात करेंगे, प्रेडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कॉमर्शियलिज्म, म्यूचुअलिज्म। प्रेडेशन में एक ही को फायदा होगा, लॉयन है वो खा जाएगा गोट को तो उसको फायदा, गोट को क्या फायदा है। कंपटीशन में दोनों ही कोई हार्म होगी, क्योंकि दोनों गोट जो है वो लड़ेंगी फूड के लिए। पैरासिटिज्म मतलब एक को ही फायदा है, पैरासाइट ने किसी को बीमार कर दिया उस इंसान पर नुकसान है, पैरासाइट को फायदा है। कॉमर्शियलिज्म में एक को फायदा है, दूसरे को ना तो नुकसान है ना फायदा है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा। म्यूचुअलिज्म जो है वो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे को फायदा देते हैं, जैसे लाइकन, लाइकन में एल्गी और साइनो फंगस जो है वो साथ में रहते हैं, साइनोबैक्टीरिया फंगस। और ठीक है। और फिर जो एनिमल्स हैं, पॉलिनेटर्स स्पीशीज जो है वो भी एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे पॉलिनेशन करने के लिए। और पॉलिनेटर्स जूसी सब्सटेंस को लेने जाएंगे और बदले में वो क्या करवाएंगे, अपना पॉलिनेशन का काम उनसे करवाएंगे। चीट्स, यानी एनिमल, तो वो क्या कर रहे हैं दूसरे को, वो लोग चीट ही कर रहे हैं, वो नेक्टर लेके जा रहा है, चुरा के जा रहा है, और चुपचाप अपना काम करवाने के लिए उसके पीछे अपना पॉलिनेशन चिपका देता है। प्लांट एनिमल इंटरेक्शन जो है वो साथ में इवॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं अपन को इवोल्यूशन। ठीक है। यानी कि एक दूसरे से अगर एक की ग्रोथ होगी तो दूसरे की भी ग्रोथ साथ। कंपटीशन, कंपटीशन में पता है दोनों दोनों में कंपटीशन रहेगी, जैसे कि फ्लैमिंगोज है, फ्लैमिंगोज जो है उनको ये नेक्टर लेना है, नहीं कोई बर्ड है उनको लेना है, सॉरी। फ्लैमिंगो और जो फिशेज है वो जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, तो जू प्लैंक्टन्स अगर उनको खाना है तो दोनों में कंपटीशन होगा। अगर कंपटीशन फ्लैमिंगो और किसी और फिश के बीच में हो रहा है तो कैसा होगा, इंटर स्पेसिफिक। और अगर फिश और फिश के बीच में ही हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है। जैसे कि लॉयन और प्राइड के बीच, सॉरी, लॉयन और
लियोपार्ड के बीच में या टाइगर के बीच में हो रहा है तो इंट्रास्पेसिफिक, लोयन और लोयन के बीच में इंट्रास्पेसिफिक। एक जो है वो हार जाएगा, दूसरा जीत जाएगा, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी दोनों नहीं रह सकते, एक को तो जीतना पड़ेगा, एक को एलिमिनेट होना पड़ेगा। पैरासिटिज्म यानी वही जो पैरासाइट है वो ग्रो करते हैं, होस्ट स्पेसिफिक इंटरेक्शन में होता है, साथ में इवोल्व करते हैं। एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट दो तरह के होते हैं। एक्टो बाहर से जो इनके ऊपर ग्रो करता है वो एक्टो पैरासाइट, सेल के अंदर जो इन्फेक्ट करेगा वो एंडो पैरासाइट। ब्रूड पैरासिटिज्म भी देखने को मिलता है, जो कि जैसे कोयल है, कोयल क्या करती है, अपने अंडे कौवे के घोंसले में छुपा देती है, ताकि वो बेचारा कौवा जो है वो उसको अपना बच्चा समझ के पूरा पालता है, बड़ा करता है, और एक दिन वो कोयल वहां से उड़ के चली जाती है बड़े होने के लिए। देन प्रिडेशन, प्रिडेशन का मतलब है कि एक ने दूसरे को मार दिया और मार के वो खा गई। यानी कि जैसे मान लो छिपकली है, तो छिपकली क्या करेगी, कीड़े खा रही है, तो क्या कर रही है, प्रेडेटर की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है। कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म का मतलब है अपने, हाँ, एक मिनट। अब बचाने के लिए, जैसे मान लो ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई खुद को बचाने के लिए अपने कलर पैटर्न को चेंज करेगी या फिर मिमिक्री करेगी ये बैकग्राउंड की। कॉमेंसलिज्म का मतलब है एक को फायदा है, दूसरे को ना तो नुकसान है ना फायदा है। जैसे ऑर्किड जो है वो मैंगो की ब्रांच पे उग रहा है, उसको मैंगो ट्री से तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन मैंगो ट्री को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो इतना बड़ा है, उसके पास खूब सारा न्यूट्रिशन है, थोड़ा बहुत दे देगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेजिंग कैटल्स के ऊपर कुछ कुछ कीड़े ऐसे जमा हो जाते हैं, छोटे छोटे टिक्स हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, इन ग्रेजिंग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको न्यूट्रिशन मिलता है, तो इसको बोलते हैं अपन कॉमेंसलिज्म। ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अपन एक और देख लेते हैं इसमें, क्लोन फिश है, सी एनिमन और क्लोन फिश। तो क्लोन फिश जो है वो सी एनिमन के साथ में पीछे पीछे चलती रहती है। सी एनिमन के स्टिंकिंग टेंटिकल्स होते हैं जो कि क्लोन फिश को बचाते हैं दूसरों से, दूसरों के शिकार बनने से। ठीक है। फिश जो है उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, उसके स्टिंगिंग टेंटिकल दूसरे को हार्म पहुंचा देंगे, पर क्लोन फिश को फायदा है और सी एनिमल को ना फायदा है ना नुकसान। जो कैटल्स होते हैं, ये कैटल्स वाला तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि उस पे कीड़े जो रहते हैं उनको कोई, उनको फायदा है लेकिन कैटल को कोई नुकसान नहीं। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर। अब थोड़ी देर का मैं ब्रेक देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं जो हम एक ही साथ में कंप्लीट कर सकते हैं, तो तब तक के लिए ब्रेक ले लेते हैं। तो अब हम थर्ड चैप्टर पे आते हैं जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो वेराइटी हमें जब लिविंग बीइंग में देखने को मिलती है, जैसे कि स्पीशीज देखी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, वायरस, एल्गी, फंगाई। ठीक है, प्लांट, एनिमल, ये सब ऑर्गेनिजम्स है। तो इनमें सब में वेराइटीज मतलब चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। अब अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक हैबिटेट की, तो उसमें भी हमको अलग अलग वेराइटीज डाइवर्सिटी देखने मिलती है। साइज के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी को दो भागों में बांटा है, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। शेप, कलर, फॉर्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, मोर्टेलिटी, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्पैन, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती है उसमें, जैसे क्लाइमेटिक, एडेफिक, टोपोग्राफिक, जियोग्राफिक, ये जो सिचुएशन है, इन सब में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हमको कौन सी डेफिनेशन निकल के सामने आती है, द पार्ट ऑफ नेचर, नेचर का वो पार्ट जिसमें कि हर इंडिविजुअल स्पीशीज, इन स्पीशीज में भी जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें भी जीन में जो है स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलता है, उसी को हमने बोला है बायोडाइवर्सिटी।
इसके लेवल की हम लोग बात करेंगे तो वेरियस लेवल इसमें देखने को मिलते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर इकोसिस्टम लेवल तक इसमें चेंजेस, वेराइटीज, डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। तो बात करते हैं तीन मेजर जो लेवल होते हैं इसके, हियरार्चिकल लेवल इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे छोटी जो होती है वो जीन होता है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे होती है। ये इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी होती है, यानी कि ह्यूमन ह्यूमन के बीच में, हमारे इवन हमारे ब्रदर और सिस्टर के बीच में भी जो जीन में जो चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। ठीक है, ये जीन के नंबर पे, टाइप, जो क्रोमोसोम के जीन में जो जीन प्रेजेंट है उसमें नंबर और टाइप्स पे डिपेंड करती है, उसको हम एलेल बोलते हैं। और ये जो डाइवर्सिटी है ये पॉपुलेशन में जो लोग रह रहे हैं, एक सिंपल जो पॉपुलेशन है जैसे ह्यूमन की, तो उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब में को मिलती है। ठीक है, जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज्यादा स्पीशीज को सस्टेन कर पाए। एक नोट हमारे सामने आ रहा है, मान लो 1000 वेराइटीज है मैंगोज के, 50,000 जो वेराइटीज हमको देखने को मिलती है राइस और वीट की इंडिया में। नाउ वोल्फिया वोमिटोरिया मेडिसिनल प्लांट है, जो कि एक एक्टिव कंपोनेंट रेसर पाइन का सिक्रेशन करता है, वो हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो किसके लिए एसेंशियल होती है, हम देखेंगे तो हेल्दी ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज में एक हेल्दी जीन का ट्रांसफर हो। ठीक है, डाइवर्स उस पॉपुलेशन में अगर कोई जीन इफेक्टिव होगा, काम का होगा, उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और वो डाइवर्सिटी में आ जाएगा, यानी कि एक अलग से ही एक जीन का स्ट्रक्चर या कैरेक्टरिस्टिक वो बन जाएगा। अब जैसे है स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी कि इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी इसमें आती है। जैसे मान लो कि किसी रीजन में अलग अलग एनिमल्स हैं, दो डॉग हैं, एक ऐसा है एक दूसरा ऐसा है, तो उनमें क्या क्या डाइवर्सिटीज आ रही है, स्पीशीज में क्या क्या डाइवर्सिटीज आ रही है, वो बोलते हैं अपन स्पीशीज डाइवर्सिटी। और इसकी वजह से स्पीशीज रिचनेस का कंसेप्ट भी निकल के आता है, क्योंकि उसको चाहिए कि एज वेल एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है अलग अलग स्पीशीज के, उसी हिसाब से हम स्टडी कर पाएंगे कि मान लो जैसे वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, तो उनमें एम्फीबियन की स्पीशीज की वैरायटी अगर हमने देखी, तो दोनों ही जगह पर हमें अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेंगी। जितनी ज्यादा वैरायटी, मान लो सबसे ज्यादा वैरायटी वेस्टर्न घाट में, तो स्पीशीज रिचनेस कहाँ पर देखने को मिलेगी हमें, वेस्टर्न घाट। अब जो नेचुरल अनडिस्टर्ब्ड, मान लो हम कोई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, तो ज्यादा से ज्यादा रिचनेस जो हमें स्पीशीज की मिलेगी वहीं पे देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, या फिर मोनोकल्चर प्लांटेशन, मान लो हमने एक ही जगह एक ही तरह की ट्री ग्रो कर रखे हैं, तो उसमें इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती, सेम टाइप, लेकिन अलग अलग टाइप के ट्रीज और प्लांट्स हम ग्रो करेंगे तो डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, और हम बोलेंगे कि स्पीशीज डाइवर्सिटी या स्पीशीज रिचनेस वहां पर ज्यादा। इंडिया जो है 15 नेशन में से इंडिया एक ऐसा नेशन है जिसमें स्पीशीज रिचनेस जो है, स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट इकोलॉजिकल इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मतलब ज्यादा रिचनेस की उसमें अगर हम देखेंगे तो 15 नेशन में हमारे इंडिया का भी नाम आता है। इकोलॉजिकल इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, मान लो हिमालय रेंज है, तो हिमालय रेंज में जो अलग अलग टाइप के ट्रीज, हर्ब शर्ब जो हमें मिल रही है, वहाँ पे एनिमल्स जो हमें मिल रहे हैं, वो कितने ज्यादा डाइवर्स है, कितने ज्यादा टाइप्स के मिल रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ईस्चुरी है, वेटलैंड, ग्रासलैंड, वहाँ अलग अलग जितना टाइप के हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगी, हम बोलेंगे कि ज्यादा डाइवर्सिटी वहां पर प्रेजेंट है। वेस्टर्न घाट जो होता है इकोसिस्टम का, वो सबसे ज्यादा, जैसे लद्दाख है और रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, उनमें ज्यादा अपने को देखने को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन अगर मान लो रन ऑफ कच्छ और लद्दाख में आप देखोगे तो वहाँ क्या ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, ज्यादातर ऐसे खाली पड़ा हुआ है, वहां पे इतने ज्यादा इंडिविजुअल्स नहीं है, स्पीशीज की वैरायटी वहां पे अपने को देखने को नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, दो तरह के पैटर्न होते हैं, लैटिट्यूडनल एल्टीट्यूडनल, स्पीशीज रिलेशनशिप। लैटिट्यूडनल एल्टीट्यूडनल में हम लोग देखते हैं सेमी एराइड एक्वेटिक हैबिटेट है। ठीक है, इसमें लैटिट्यूड या फिर क्योंकि इसमें टेम्परेचर जिक्र आता है, तो हम लोग बोलेंगे सेमी एराइड, यानी कि या तो एराइड, एराइड मतलब एकदम डिजर्ट एरिया, सेमी एराइड जहाँ पे थोड़ा मॉडरेट है, और एक्वेटिक हैबिटेट पानी पानी है। तो उनमें अलग अलग ग्रेडियंट्स अपने को देखने को मिलते हैं, ग्रेडियंट मतलब अलग अलग
नंबर ऑफ स्पीशीज हमें देखने को मिली। लैटिट्यूडनल का मतलब है, जैसे स्पीशीज रिचनेस अगर हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में देखें प्लांट्स और एनिमल्स की, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि लोअर लैटिट्यूड में सबसे ज्यादा अपने को डाइवर्सिटी मिलेगी, और जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे, पहाड़ों पे जा रहे हैं मान लो, तो लोअर एरिया में ज्यादा लोग मिलेंगे, और टॉप पे जाके अपने को बहुत कम स्पीशीज का नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे, तो इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाते हैं तो पोल पे अपने को कम स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलेगी, और पोल से यहाँ पर आते हैं तो नंबर ऑफ डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, टिक कर लो। सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, और फॉर एग्जांपल अमेजोन का जो रेन फॉरेस्ट, उसमें 40,000 प्लांट्स, 1300 बर्ड्स, 427 मैमल्स एंड 3000 स्पीशीज उसमें पूरी की पूरी अलग अलग वेराइटीज देखने को मिलती है। एल्टीट्यूडिनल की बात करेंगे, एल्टीट्यूडिनल मतलब हाइट वाइज देख रहे हैं। अगर हम सी लेवल की बात करते हैं तो सी लेवल में हम बात करेंगे कि लोअर एल्टीट्यूड पे ज्यादा होगी और हायर एल्टीट्यूड पे स्पीशीज कम देखने को मिलेगी। अगर सी में भी बात करेंगे तो नीचे ही तो लोग ये ऑर्गेनिज्म प्लांट ज्यादा रहेंगे, ऊपर की तरफ कम रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर आएंगे, क्योंकि उसमें क्लाइमेटिक चेंज भी आ जाता है और सीजनल चेंज भी देखने को मिलता है, इस वजह से स्पीशीज की डाइवर्सिटी में कमी आती है। देन हम बात करेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला आपके सामने आएगा, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। एस है स्पीशीज रिचनेस, हम काउंट कर रहे हैं। ए फॉर एरिया है। सी से, सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट, और जेड जो है वो स्लोप ऑफ लाइन है। ठीक है, तो इसमें देखो ग्राफ में ये एस फॉर्मूला फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, एस इज इक्वल टू सी ए, ए की पावर जेड भी है एक फॉर्मूला, ये भी आ जाता है। तो बस ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाएंगे आप लोगों से, जो आप सिर्फ टिक करोगे, आपको कैलकुलेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम बायो वाले हैं तो इतना टफ कैलकुलेशन हमारे नहीं है। ग्राफ बताता है लार्ज एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो इंक्रीज, ज्यादा जल्दी इंक्रीज होती है, और छोटे में इंक्रीज इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि लिमिटेड एरिया रहेगा। इसलिए एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे स्पीशीज के। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है स्पीशीज डाइवर्सिटी की इकोसिस्टम में, क्या इंपॉर्टेंस है। कम्युनिटी ये बोलती है कि स्टेबल रहना है। ठीक है, वो अगर एवरेज बायोमास प्रोडक्शन अगर फेयरली कांस्टेंट या रहता है, स्टेबल रहता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, हम अलग सकते हैं। देन डेविड टिलमैन ने बताया कि अलग अलग फील्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और स्पीशीज रिचनेस को उन्होंने प्रूव किया कि वो किसी भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी को स्टेबल बनाने में हेल्प करती है। रिच डाइवर्सिटी है तो वेरिएशन जो है बायोमास प्रोडक्शन में कम देखने मिलेगा। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो क्या होगा, उससे स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। और एनरिच ने बताया कि स्टैनफोर्ड जो है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनालॉगी बताई थी डाइवर्सिटी के सिग्निफिकेंस की। ठीक है, इसको इन्होंने बोला था राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। और अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, तो वो फूड चेन को इफेक्ट करेगी, फूड वे को इफेक्ट करेगी, एनर्जी फ्लो को, नेचुरल साइकिल को भी इफेक्ट करेगी। इसलिए स्पीशीज की डाइवर्सिटी स्टेबल रहनी चाहिए, यानी पर्टिकुलर हिमालय रेंज में इतने जो है प्लांट, ये वाले प्लांट मिलने चाहिए, इतने वो वाले प्लांट मिलने चाहिए। तो ये डाइवर्सिटी के फॉर्म में, या इतने टाइप्स के प्लांट्स मिलने चाहिए, उसमें भी जो है स्टेबिलिटी देखी जानी चाहिए। नहीं तो फूड चेन और फूड वेव जो है वो डिस्टर्ब होगी, एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होगा, पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी करंट से अगर हम बात करें तो 1.5 मिलियन स्पीशीज जो है वो आईयूसीएन के डेटा के हिसाब से 2004 में थी, जो कि हम अभी तक इतना ज्यादा उसमें मॉडिफिकेशन नहीं देख पाए हैं। ठीक है, अब तो 2026 तो काफी ज्यादा उसमें चेंज आया होगा। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मेजॉरिटी हर्ब्स, और उसको हम लोग अगर हम बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 20 या 50 मिलियन वेराइटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, कहीं कहीं पे एग्जिस्टेंस में। लेकिन कहीं कहीं पर कैसा है, रॉबर्ट मैंने क्या बताया है कि एस्टिमेटली 7 मिलियन स्पीशीज ही पूरे ग्लोब में पाई जाती है। ये तो हमने एस्टिमेट लगाया कि हाँ ठीक है, 20 से 50 मिलियन वेराइटी होंगी।
लेकिन उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन बताया बताया 7 मिलियन स्पीशीज से ज्यादा नहीं है। नॉन स्पीशीज क्या है? नॉन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि टोटल ये रफली हम बात करें तो 18 लाख स्पीशीज यहाँ 21 एरिया में। यहाँ पे यू बैक्टीरिया भी है, प्रोटिस्ट भी है, ये दूसरी ये फंगाई है, ये प्लांट की स्पीशीज, ये एनिमल। लेकिन ये देखो ये स्पीशीज किसकी है? यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया की स्पीशीज में कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हमको देखने को मिला है। जबकि ठीक है उसमें इतनी सी जगह पर इतनी सारी स्पीशीज थी कि उसका साइज क्या है, ऑर्गेनिज्म का नंबर फिर इस हिसाब से ज्यादा हो जाए। नॉन स्पीशीज ऑफ एनिमल की हम बात करेंगे तो ये देखो रफली 13,15,378 स्पीशीज है। वर्टेब्रेट्स की 58,490 स्पीशीज है। इनवर्टेब्रेट की 12,56,880 स्पीशीज है। इसमें से क्रस्टेशियन, इकाइनोडर्म्स, स्पॉन्जिस, नाइडेरियन, रोटिफर, प्लेटफॉर्म्स, मोलस्क, एनालिड्स, नेमेटोड, एविकेट, इंसेक्ट्स, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो देखो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी है? इनवर्टेब्रेट्स की। वर्टेब्रेट्स की डाइवर्सिटी कम है क्योंकि साइज जो है उनका ज्यादा है। अब बात करेंगे प्लांट्स की स्पीशीज की, तो नॉन प्लांट की स्पीशीज कितनी है? 2,87,655। मॉसेस, कॉर्न, कॉनिफर्स, स्प्रिंग प्लांट्स, मोनोकोट्स और डाइकोट्स, तो ये सारे के सारे। नेक्स्ट बात करेंगे डाइवर्सिटी इंडिया में कितनी है, बायोडाइवर्सिटी। तो देखो अब अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो अराउंड 0.1% जो है टोटल बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज जो है ग्लोब में वो इंडिया है, जिसमें कि 2.4 जो है वो पूरे वर्ल्ड का लैंड एरिया कवर करती है स्पीशीज। और अगर हम आइडेंटिफाइड प्लांट स्पीशीज की बात करेंगे तो वो हो जाती है हमारी 45,000। ठीक है, जो कि हमारी नेचुरल वेल्थ के अंदर हम कंसिडर करते हैं उसको। मई में जो एस्टिमेट किया था उन्होंने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का, वो हुआ था 22% ऑफ नेचुरल वेल्थ। इस सिचुएशन में जो है टेक्सोनोमिस्ट जो है वो बायोडाइवर्सिटी को एक मेन जो स्टडी ऑफ पर्पस मान के चलते हैं। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो अगर कोई बायोडाइवर्सिटी में लॉस होता है तो वो इकोसिस्टम में भी इम्बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, अगर मान लो जैसे कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई तो उस एक्सटिंक्शन की वजह से, नेचुरल एक्सटिंक्शन है, मास एक्सटिंक्शन है या मैन मेड है, वो रीजन हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से जो भी रीजन हो, बट बायोडाइवर्सिटी में डैमेज आता है और नेचुरल और मैन मेड रीजन भी उसके पीछे कारण हो सकते हैं। नेचुरल रीजन में जैसे फॉरेस्ट में फायर लग गया, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो पूरी स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो गई। मैन मेड रीजन में आता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पेड़ पौधे काटना, हंटिंग करना, सेटलमेंट एंड मतलब घर वगैरह बनाते हैं जो ओवर एक्सप्लोइटेशन करे किसी चीज का, रिक्लेमेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैन मेड का यानी कि हमारा इंटरफेयर है। अब बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के कारण क्या है? हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन। तो ये सबसे प्राइम कॉज होता है डिस्ट्रक्शन का, लाइक सबसे चीफ या मेन बोल सकते हैं इसको। इसमें नेचुरल हैबिटेट लोकल डिग्रेडेशन होता है पॉल्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो पॉल्यूशन की वजह से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो भी एक अलार्मिंग रेट की तरह से माने जाते हैं कि अगर हम उनको काट रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये एक अलार्म है कि पॉपुलेशन पॉल्यूशन बढ़ जाएगा और उसकी वजह से स्पीशीज में कमी आ सकती है, उनकी डेथ हो सकती है। ओवर एक्सप्लोइटेशन किसी चीज का अगर हम लोगों ने किया तो ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, कम पड़ने की वजह से एक्सटिंक्शन आएगा क्योंकि स्पीशीज भूखे मरने लगेंगे। जैसे डोडो बर्ड है, स्टीलर सी काऊ है, पैसेंजर पिजन है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में आ गए हैं। इसको टिक मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एलियन स्पीशीज इन्वेंशन मतलब ये है कि मान लो किसी इकोसिस्टम में वो स्पीशीज कहीं मिलती नहीं थी, बट बाय एक्सीडेंटली, बाय इंटेंशनली हम लोगों ने कोई एक स्पीशीज को वहां इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो क्या कर रही है? वो दूसरी स्पीशीज को हार्म पहुंचा रही है। ठीक है, उसकी वजह से वो दूसरी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो उसका मतलब क्या है? इन्वेसिव स्पीशीज, उसको हम बोलेंगे ये इन्वेसिव स्पीशीज है, बाकियों को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैरेट ग्रास, पार्थिनियम, लैंटेना वाटर, हाइजेन, इकोनिया, ये ऐसी हैं स्पीशीज जो कि अगर कहीं ग्रो कर जाए तो आसपास की प्लांट स्पीशीज को ग्रो नहीं करने देती। इंडिया में जो है अफ्रीकन कैटफिश को जब इंट्रोड्यूस किया
क्लैरियस गैरियापिनस को एक्वाकल्चर के पर्पस के लिए किया था उन्होंने, लेकिन वो बाकी की कैट फिशेस वेराइटीज के लिए उसने क्या किया, उनको बोल सकते हैं कि डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ की स्पीशीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। फिर को एक्सटेंशन का मतलब है कि एक स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हुई तो उस पर अगर दूसरी स्पीशीज अगर डिपेंडेंट थी तो फिर उसके साथ साथ वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स है, तो डायनासोर्स तो पूरे कंप्लीटली ही चले गए हैं, हमारी अर्थ से पूरे डिस्ट्रॉय हो गए। और इनकी वजह से और कुछ जो है मेंबर्स ऐसे जो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, यानी उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं अगर हम सही से उनका ध्यान रखें। आई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN के अकॉर्डिंग एक रेड डेटा बुक होती है, उसको रेड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वो बताती है कि स्टेटस पूरा बताएगी कि प्लांट और एनिमल कितने जो है कंजर्व कैटेगरी में रिकॉर्डेड हमने किए हैं। कुछ कैटेगरीज जो IUCN ने बनाई है, जैसे कि एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकल, एंडेंजर, एंडेंजर। तो एक्सटिंक्ट मतलब कि जो कि पूरी तरह से विलुप्त हो गए, ठीक है, रिकॉर्ड में ही नहीं है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब वो जो कि सरवाइव तो करते लेकिन उनमें कैप्टिविटी, कैप्टिविटी यानी इन द सेंस कह सकते हैं कि कुछ हद तक ही वो सरवाइव कंडीशन में है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है एक ऐसी कैटेगरी जहां पर बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे है, कि बस अब तो भाई कभी भी आज या कल वो एक्सटिंक्शन उनका हो सकता है। एंडेंजर मतलब रिस्क तो है हाई, लेकिन अ, क्यों है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन एकदम से 50 से लेके 70% तक एकदम से डिक्लाइन हुई है 10 ईयर में, 10 साल में, 3 जनरेशन में। तो उसको हम बोल देंगे एंडेंजर। वल्नरेबल का मतलब है कि हाँ वो हाई रिस्क पे हैं, और कितना हुआ है उनमें चांसेस है, 30 to 50% ही चांसेस उनमें है। नियर थ्रेटेड मतलब वो उनमें खौफ है एक तरह से, वो नियर फ्यूचर वो एंडेंजर में उसमें वल्नरेबल में वो आ सकते हैं। लिस्ट कंसर्न का मतलब एक ऐसी कैटेगरी जिसमें कि बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमको केयरफुल रहने की जरूरत है, केयरफुल असेसमेंट करने की जरूरत है। देन डाटा डेफिशिएंट का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जो कि डेटा में एक्सटेंशन की रिस्क पे है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उसके बारे में डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। नॉट इवेलुएटेड का में की कैटेगरी में वो आते हैं जो कि 1.9 मिलियन स्पीशीज ऐसे हैं साइंटिस्ट की, जिनको पता ही नहीं है कि स्पीशीज मिलती तो है, लेकिन उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी ज्यादा नहीं, हमने इवेलुएट ही नहीं की इतनी स्पीशीज, क्योंकि इतनी सारी हैं सबको इवेलुएट करना पॉसिबल नहीं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट हम उसको करते हैं इस तरह से कि ऑप्टिमम लेवल तक हम उनको पहुंचा सके, और उसके लिए हम कुछ बेनिफिट देते हैं, जैसे कि फ्यूचर में जो कुछ स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम उनको बेनिफिट देते हैं बचाने के लिए। 3 वाइटल रीजन है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला है नैरो यूटिलिटेरियन रीजन, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन ने अपने फायदे के लिए बायोडाइवर्सिटी को हार्म किया, ठीक है, उसने अपनी बेसिक नीड उसको पूरी करनी है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, रेजिन, टेनिन, परफ्यूम बेस्ड, तो ये इसके लिए वो क्या कर रहा है, वो बायोडाइवर्सिटी से यूज कर रहा है, मेडिसिनल यूज के लिए प्लांट, एनिमल, ठीक है। तो ये तो क्या है कि 25% ग्लोबल मेडिसिन मार्केट ही हमारा पूरा बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड रहता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि बायो पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर अपन देखें तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जो स्पीशीज है वो हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब डिस्ट्रॉय होने की वजह से जैसे केमिकल कंपाउंड से डिस्ट्रॉय हो गए, जीन मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं उसके लिए हम उसको एज ए मॉडल यूज कर रहे हैं, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये सब नेचर के एक वैल्यूबल प्रोडक्ट्स है जिनको हम यूज करते हैं। ये तो नैरो है, छोटे छोटे टाइम चीजों के लिए हम कर रहे हैं। अगर हम ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजंस के लिए यूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हमको लगे कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कॉस्ट अगर हम काउंट करें, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है जो कि नेचर हमें फ्री में देती है, वो कॉस्ट नहीं लगाती। एनिमल इसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्जन करना हो। अमेजोन फॉरेस्ट में एस्टिमेट अगर हम करें, एस्टिमेटेड 20% टोटल ऑक्सीजन अर्थ की एटमॉस्फेयर की अमेजोन फॉरेस्ट के कारण है, ठीक है। और इसको हम रिक्रिएशनल यूज के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं।
एथिकल रीजन भी होते हैं, हमें कोई राइट नहीं है कि हम डाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ करें, उसको डिस्ट्रॉय करें। अर्थ भी तो, अर्थ को भी हमें बचा के रखना चाहिए। जितने लिविंग बीइंग्स हैं उनका इक्वल राइट है कि वो सरवाइव करें और अपने हिसाब से जो है वो पूरा अपना जीवन जिए। मेन टाइप, दो तरह के मेन टाइप है कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के। पहला है इन सिटू और दूसरा है एक्स सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन में हम देखते हैं कि ऐसे मेथड हैं जिनको हम एट होम कंजर्व कर, लाइक अगर हम कुछ ऐसे बहुत ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है, डेंसिटी भी ज्यादा है, इन टू कंजर्वेशन में हम ऐसी चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं, वेराइटीज को फार्मिंग के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल है महाराष्ट्र में पावरा ट्राइबल होता है सतपुड़ा वैली में, और वहाँ पे वेराइटीज ऑफ कॉर्न जो है, अलग अलग कलर के कर्नल्स वाले कॉर्न वहाँ देखने मिलते हैं। एक्सिटू का मतलब है कोई स्पीशीज जो है वो कंजर्व करना है, हमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, तो हमको उसे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जैसे एक्सिटू में हम करेंगे कोई नेचुरल हैबिटेट, उसकी हमने सेटिंग कर दी कि भाई जैसे सफारी पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है, इस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वहां पर उन स्पीशीज को डाल देते हैं और फिर उनका हम कंजर्व करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। अगर किसी का मान लो नंबर डिक्रीज हो रहा है, मान लो क्रोकोडाइल बैंक है चेन्नई में, वहां क्रोकोडाइल को कंजर्व किया जाए क्योंकि एक टाइम पे क्रोकोडाइल जो है वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे थे, उनको वहां कंजर्व कर दिया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या बोलता है कि इंडिया ने अर्थ के समिट में रायो दे जेनेरो करके एक कन्वेंशन पार्टी थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, सीबीडी 1992 में। तो उस ऑर्डर में जो है पूरा फ्रेमवर्क मैनेजमेंट कंप्लीट के अकॉर्डिंग पूरा डिसाइड किया था। उसके लिए कुछ लॉज बनाए थे बायोडाइवर्सिटी प्लांट को बचाने के लिए, प्लांट और एनिमल को, और उनके जेनेटिक मटेरियल बाय प्रोडक्ट को कितना आपको कैसे यूज करना है पूरा डिफाइन किया था। एनबीए जो कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, उसमें नेशनल लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो स्टेट लेवल पे है, और बायोडाइवर्सिटी में उसके आधार पे हमने कमिटीज बनाई ताकि हम लोग उनका कितना यूज करना है, कितना बचाना है वो देख सके। अब फॉरेनर जो एनआरआईज या इंडियन सिटीजन जो हैं उनके लिए भी किसी किसी जगह पर परमिशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपको जाना है स्टडी पर्पज है, कुछ भी है, तो आप परमिशन के बिना वहां नहीं जा सकते, उसको यूज भी नहीं कर सकते। अगर करते हो तो 10 लाख रुपए का जुर्माना, उस पर फाइन या फिर जेल उनको भेजा जा सकता है। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है? यूटिलाइजेशन सिंथेटिक मटेरियल का कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं इकोस्फीयर के थ्रू, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। अब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये टाइप्स हैं। एयर पॉल्यूशन का मतलब है जब हम रेस्पिरेटरी सरफेस पे हम एयर ले रहे हैं और वो रेस्पिरेशन में हमारे दिक्कत कर रही है, किसी को अस्थमा दे रही है, किसी को एलर्जी दे रही है, तो दैट मीन्स क्या है कि वो एयर जो है वो पॉल्यूटेड है। अब एयर पॉल्यूटेंट में भी टाइप्स देखेंगे हम, दो तरह के होते हैं, पार्टिकुलेट एंड गैसेस। पार्टिकुलेट में क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म आती है, इनका साइज होता है डायमीटर 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और हाँ, और 1 माइक्रोमीटर या उससे लेस। तो 1 माइक्रोमीटर या उससे लेस जो होंगे वो एयर में होंगे, और सॉइल की बात करें तो अराउंड 10 माइक्रोमीटर। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने पार्टिकल मैटर का साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस देन, मतलब कम से कम इससे कम हो, उसमें इन्होंने कंसिडर किया है कि फाइन पार्टिकल जो है वो हम इनहेल कर लेते हैं, डीपली लंग्स में जाते हैं, इरिटेशन कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन दे सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं लंग्स को। स्मोक, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल, डस्ट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, ये सब पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करेंगे गैसेस पॉल्यूटेंट। तो गैसेस पॉल्यूटेंट क्या क्या है अपने: कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। फॉसिल जो भी जलते हैं, जो ये पेट्रोल वगैरह हम ज्यादा यूज करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से वो जो है अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट
हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस को बैलेंस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का रेशियो एयर में मेंटेन बैलेंस रहना चाहिए। जेट प्लान को भी इन्होंने अटलांटिक में यूज करते हैं, जैसे तो 35 टन ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, 70 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है, और ये जब भी ऐसे चूल्हा वगैरह कोल वगैरह जलता है उससे निकलती है। बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है और बहुत सफोकेटिंग है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये ऑटोमोबाइल्स केमिकल इंडस्ट्री वेस्ट से निकलते हैं, और ये वाटर वेपर से के साथ कंबाइन होकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो कि हमारी आईज को इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। अगर हाई कंसंट्रेशन में हो जाए तो लंग इंजरी हो सकती है, किडनी और लीवर खराब हो सकते हैं। कंट्रोल मेजर क्या है? देखो, कंट्रोल मेजर में हम एक डिवाइस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें पर्टिकुलेट मैटर, सूट, डस्ट वगैरह है इंडस्ट्रियल वेस्ट के, उसको हम रिमूव कर देते हैं। इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू। फ्री इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाते हैं गैसेस या डस्ट पार्टिकल में, और नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में जाके चिपक जाते हैं। इस तरह से अलग अलग टाइप के हम उनको, ये देखो, ये पॉजिटिव वाले कलेक्ट कर लिए, स्मोक कलेक्ट कर लिया, यहाँ से क्लीन गैस जो है वो हमको बाहर हम रिलीज कर देते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जहां नहीं किया जाता वहां करना चाहिए। एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर ये क्या करता है? ये एयर को क्लीन करेगा डस्ट और गैस दोनों पार्टिकल्स से। सल्फर डाइऑक्साइड को ये रिमूव करता है, और इसमें हम वाटर या लाइम का हम स्प्रे करते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर में हम देखेंगे ये ऐसा होता है। मोटर व्हीकल में जो ये चीजें होती है ना, लाइक पेट्रोल वगैरह जिसमें जलता है, तो उसमें ये होता है। उसमें ये ऑक्साइड जो होते हैं नाइट्रोजन के, वो अगर देखो उसको फिर हम लोगों को ब्लॉक करना रहेगा, तो उसके हिसाब से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एंड उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसका सिस्टम ऐसा होता है। अब इसमें हाइड्रोकार्बन के कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। ठीक है, न्यूली फॉर्म ऑक्सीजन को जो कि रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वो भी है। तो ये लेस हमारे लिए शो होता है। वेहिकुलर एयर पोल्यूशन एक केस स्टडी थी दिल्ली में, जो कि ईयर 1990 में दिल्ली जो है वो फोर्थ नंबर पे आ गया था, 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, फोर्थ नंबर पे अमंग 41। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है दिल्ली को जो गवर्नमेंट है उनको अप्रोप्रिएट एक्शन लेने बोला। इन 2002 में जो सिटी बसेस थे उनको सीएनजी पे उन्होंने नेचुरल गैस पे चलाना शुरू करा। तो भारत स्टेज मिशन बीएस जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली, और उन्होंने ठीक है 2001 से 17 में काफी कुछ इवॉल्व किया, और काफी कुछ उसमें लाइक इम्प्रूवमेंट किया। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? जैसे हाई लेवल की साउंड आप सुन रहे हो, तो वो क्या है, हमारे साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो उसमें इफेक्ट डालती है, हमको स्लीपलेसनेस देगी, हार्ट बीट बढ़ा देगी, ब्रीथिंग पैटर्न इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है। तो मशीन वगैरह का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, कंस्ट्रक्शन साइड इंडस्ट्रीज में ये प्रॉब्लम हो सकती है। रिडक्शन ऑफ नॉइज हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एड्सॉर्बेंट यूज करने चाहिए मटेरियल, जो लॉज ऐसे कुछ बनाए गए स्कूल के, हॉस्पिटल के, जिसमें कि इस तरह के पेंट भी आते हैं जिनको करने से जो साउंड प्रूफ होते हैं, को जो बाहर नहीं जाती है आवाज, दूसरों को दिक्कत नहीं होती। फायर क्रैकर्स जो उनके लिए भी, लाउड स्पीकर के लिए रूल्स बनाए गए सुप्रीम कोर्ट ने, कि 10 बजे के बाद जो लाउड स्पीकर, पब्लिक गैदरिंग आप नहीं करोगे, लाउड स्पीकर नहीं चलाओगे। तो आपने देखा होगा वेडिंग्स वगैरह में जब हम जाते हैं 10 बजे बाद वो बंद कर देते हैं। वाटर पोल्यूशन और उसका कंट्रोल क्या है? तो इसके लिए जब कोई डिस्चार्ज, हार्मफुल डिस्चार्ज, वेस्ट वाटर, मतलब वाटर में हम डालते हैं, तो वो वेस्ट ट्रीट जो चीजें हैं वो वाटर बॉडीज को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती है। ये सब मैन मेड ही प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको टर्बिड बना देंगी, बदबू डाल देंगी, पैथोजन ग्रो होंगे, हैवी मेटल और ऑयल्स उसमें इकट्ठा हो जाएंगे। तो उसको गवर्नमेंट उसको क्लीन करने के लिए, वाटर क्लीन करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज उन्होंने बनाई है। एक्ट 1974 में सेफ किया हमारे वाटर रिसोर्सेज को। डोमेस्टिक सीवेज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो उसमें वाटर में जाते हैं, और कई तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरिया से, लेकिन नहीं होते हैं। नेचुरल कल्चरल यूट्रोफिकेशन में क्या आता है? यूट्रोफिकेशन एक
लाइक ऐसा लेक है जिसमें वाटर जो है उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच है। ठीक है, तो उसका उसके साइज पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम से, मतलब लाइक बोल सकते हैं कि मान लो कि ह्यूमन एक्टिविटी उसमें ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा अगर ह्यूमन एक्टिविटीज भी ज्यादा, एग्रीकल्चर लैंड का, इंडस्ट्री का वेस्ट, घर का वेस्ट उसमें गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा वेस्ट उसमें इकट्ठा हो जाता है। और इसको ही हम बोलते हैं कल्चर या एसिलेटेड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यानी कि उसमें मिनरल्स वगैरह वगैरह बढ़ जाएंगे, तो की वजह से ऑर्गेनिज्म को और हमें भी दिक्कत हो सकती है। बायोलॉजिकल मेंशन का मतलब है कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के चले जाते हैं, जो कि उनके बोल सकते हैं कि चेन को एनलार्ज कर उसमें जमा होते जाते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल वाटर का गंदगी, जो प्लैंकटन में स्मॉल फिश में गई, लार्ज में गई, फिश को ईगल ने खाया, तो जो गंदगी यहाँ जमा थी वो सब होके यहाँ पर इकट्ठी, तो जमा होते होते क्या हो गई, उसके अंदर मैग्नीफाई हो गई, ज्यादा लेवल में गई, क्योंकि उसने बहुत सारी मछलियों को खाया, वो सब भी कैसी थी, गंदी थी। तो छोटे लेवल से ज्यादा एक लेवल पे ऊपर लेवल तक वो ज्यादा बढ़ जाती है। थर्मल पॉल्यूशन का मतलब है कि टेम्परेचर में राइज होना, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से होता है। तो उनको हम उसके लिए वाटर कूलेंट यूज करते हैं, ताकि जो हॉट वाटर रिलीज हो, हमारा आगे आने वाली फ्लोरा फोना का टेम्परेचर बढ़े नहीं, तो दिक्कत ना हो। सीवेज वाटर को रिड्यूस करने के लिए कुछ मेजर्स बनाए गए, लाइक ह्यूमन एक्सट्रेटा वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह जो कि डिस्पोज होते हैं, उनको एक अलग जगह डंप किया जाए, एग्रीकल्चर लैंड में वो ना हो, ताकि अगर किसी को बीमारी वगैरह भी हो रही है तो वो वहां ना पहुंचे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी ट्रैश होता है, होम ऑफिस स्टोर्स का, स्कूल हॉस्पिटल्स का, म्यूनिसिपैलिटी वहां पर आती है और कलेक्ट करके लेके जाती है। क्या क्या हो सकता है, पेपर, फूड, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। सैनिटरी लैंडफिल क्या है, देखो तो होने वाला है, ठीक है ये भी। सैनिटरी लैंडफिल्स क्या है, सैनिटरी का मतलब है ओपन डंप में हमने कुछ भी, जैसे मान लो बर्न किया, ठीक है, एक डंप बनाया, एक गड्ढा बनाया, उसमें हमने सारा कचरा डाल दिया, गार्बेज डाल दिया, उसको वहां पे जला दिया। तो तीन तरह के वेस्ट हमें मिलेंगे, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल। बायोडिग्रेडेबल को हमने ज्यादा ऊंडे गड्ढे में हम डाल देते हैं, ज्यादा खोद के। बायोडिग्रेडेबल है, उनको उनको जो है हम क्या करते हैं कि वो डिकम्पोजर, उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए हम लोगों को उसके मैनेजमेंट के लिए देखना पड़ता है कि कोई व्यवस्था करनी चाहिए, वो पढ़ेंगे। तो मेडिकल एंड ई वेस्ट उसी की कैटेगरी में आते हैं, डिसइंफेक्टेंट, हार्मफुल केमिकल, पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। इनको कैसे हमें ट्रीट करना है, तो ये ना तो रिसाइकल हो सकते हैं, ना इनको मतलब हम तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लैंडफिल, लैंडफिल एक ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पे कोई स्पेस ना हो, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे जलाया जाता है, उसमें खोद दिया, उसमें डाल दी सारे टेबल और उनको जला दिया, तो वो जो धुआं निकला वो किसी को harm करेगा। इस तरह के वेस्ट आते हैं, कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल और गोल्ड, इनसे रिकवर फिर किए जा सकते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग वेस्ट में आता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में अर्थ का जो सरफेस एरिया है, सॉरी सरफेस है वो, और एटमॉस्फेयर जो है वो बढ़ती जा रही है, पिछले साल से ज्यादा गर्मी की तो बढ़ती जा रही है। तो -18 डिग्री की जगह अब एवरेज 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, गैस उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है वो, जैसे ओजोन डिप्लीशन भी इसका एक कारण है, तो उसकी वजह से वो वापस क्या होती है कि जैसे मीथेन है, इनको ही हमने ग्रीन हाउस गैस। तो जो अर्थ सरफेस है, जो सरफेस पे आ रही है, उसमें से हाफ ऑफ जो टोटल है वो रेडिएशन अर्थ पे आ पाती है। ठीक है, और बाकी की री एमिट हो जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में। अब एटमोसफियर है हमारे अर्थ का, वो एक तरह से ग्लास वॉल की तरह वर्क करता है, ग्रीन हाउस की तरह वर्क करता है।
लेकिन अगर ऐसा हो कि वो उसकी तरह वर्क ना करे और उसको एब्जॉर्ब करने लग जाए, तो जब ऐसा होता है, क्योंकि होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, वेपर, ये सब रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या करते हैं, एक लेयर बना देते हैं। तो ये लेयर क्या, ऐसी लेयर होती है जो कि उन हीटिंग एनर्जीज को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है, वो एब्जॉर्ब हो रही है। फॉसिल फ्यूल, अगर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर वेस्ट सब हमने अगर बर्न किया, तो लेवल बढ़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ने से क्या होगा कि हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट इसी से आता है कि भाई अर्थ पे जो है वो वार्मिंग बढ़ रही है। ओजोन डिप्लीशन मैंने जैसे आपको बताया, O2 + O2 से मिलकर बनती है। यूवी रेडिएशन इस पे इफेक्ट डालती है, वो ओजोन बन जाती है, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है यूवी की प्रेजेंस में। ठीक है। अब अगर ओजोन लेयर एक शील्ड होती है हमारे अर्थ को बचाती है वो हार्मफुल रेडिएशन से, तो इसकी थिकनेस जो है वो कम होती जा रही है। थिकनेस कम होने की वजह से क्या हो रहा है, यूवी रेज जो है वो आ जाती है हमारी अर्थ पे इजीली, और म्यूटेशन क्रिएट कर रही है, डीएनए को डैमेज कर रही है, प्रोटीन डैमेज कर रही है। सबसे ज्यादा CFC जो कि फ्रिज वगैरह में, एसी वगैरह में मिलती है, वो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है हम फॉरेस्ट को कट करते हैं फालतू में, रोड बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। ठीक है, की वजह से 30% इंडिया में जो है सेंचुरी में फॉरेस्ट कम हो गए हैं। ठीक है, बाय एंड ऑफ 30% ही फॉरेस्ट थे, सॉरी, तो अब जो है वो 19.4 ही रह गए। डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट को, आप देखो करना क्या चाहिए हमको, कि जो अगर काटे हैं प्लांट्स, ट्रीज, तो उनकी जगह हमें जगह पर, सही जगह पर चुनकर वहां प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। ठीक है, जो कि हम नहीं करते हैं। अब हम लोग फायर, कहीं पे जैसे सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो फायर भी उसी से हम जलाते हैं हीट लेने के लिए, तो वो मेजर कॉज है। डिफोरेस्टेशन का मेजर इफेक्ट क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब तो प्लांट ही कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है हमारी पेट्रो इंडस्ट्री से। डिफोरेस्टेशन करने से क्या है, उनको एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती जाएगी, और जमा होती जाएगी तो फिर वही है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ी। हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया में 1931 में, पूरी टीम थी राजस्थान में, जिन्होंने पेड़ों को नहीं काटना, उसके खिलाफ एक अभियान चलाया। बिश्नोई कम्युनिटी के थे, उन्होंने पीसफुल अभियान चलाया, और उन्होंने जो जो कट करने आए थे, तो बिश्नोई समाज के लोगों ने वो वहां से चिपक गए पेड़ों से कि अगर काटना है तो हमें भी पेड़ों के साथ काट। एक लेडी थी अमृता देवी, उन्होंने ट्रिप पे वो चिपक गई और उन्होंने बोल दिया कि भाई, और उनकी 3 डॉटर्स भी साथ में थी, और बहुत सारी जानें लग गई, अराउंड 300 लोगों, 340 लोग जो है उन्होंने अपनी जान से हाथ खो दिए, यानी इतने लोगों की जान चली गई। 1980s में लोकल जो कम्युनिटीज थी उन्होंने भी कुछ अभियान चलाए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाया, जिसमें कि उनको कैसे प्रोटेक्ट करना बताया। मिशन हरित महाराष्ट्र में बताया गया कि महाराष्ट्र में किस तरह से हमने फॉरेस्ट को बचाना है, वो अभियान चलाया गया। प्लांट्स रिकॉर्ड इसी में आया। 2017 में 5.17 करोड़ थे, और 18 में 15.7 करोड़ प्लांटेशन हमने किए, ताकि हम, वहाँ की गवर्नमेंट ने इतना प्लांटेशन करने के लिए प्लांट को इतना सेव किया, प्रोटेक्ट किया। और जापानीज मियावाकी का मेथड इसमें हमने यूज किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सक्सेसफुली प्लांटेशन प्रोग्राम को जो है अ, उस प्रोसेस सक्सेसफुली क्रिएट किया। बीड़, हिंगोली, औरंगाबाद में ये पैटर्न यूज किया गया। तो ये हो गया हमारा चैप्टर जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कंप्लीट। एंड नाउ, अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग। कोई डाउट हो तो डाउट सेशन में पूछ लेना। ऑल द बेस्ट।